ग्रीन टी बोल देना ग्रीन टी। सूरत है जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे अर्जुनाज, मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को मैम का बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। और आज है सप्ताह की बेटा पहली क्लास। आप लोगों की छुट्टियां कैसे मनाई? जिन्होंने ईद मनाई उन्होंने ईद कैसे मनाई? और आप लोगों ने आज बेटा आज की क्लास के लिए क्या आप रेडी हैं? हो सकता है आज ही बेटा चैप्टर खत्म हो जाए और कल तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हो सकता है सिर्फ बस हमारे डिसऑर्डर्स हो सकता है आज बच जाए, हो सकता है कवर हो जाए, वो डिपेंड करेगा। तो कल तो हमें बेटा अपना जो वो वाली सीरीज है ना हमारी तपस्या सीरीज, तो तपस्या 2 होने वाला है। पूरे ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के PYQs एंड कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस कल हम करेंगे। और जब भी हम अब बेटा बॉडी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, मैंने आपसे कहा था ना वो NCERT के साथ साथ में क्वेश्चंस करेंगे, वो उसका भी नाम मैं उसी दिन अनाउंस करूंगी, ठीक है? नमस्कार 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 बेटा। हाँ जल्दी बताइए, यस एवरीबॉडी। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बारी बेटा थम्स अप नहीं, वो दिल वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। फिर हम बेटा सबसे पहले चलाएंगे समाप्ति एक्सप्रेस, और समाप्ति एक्सप्रेस में हम करेंगे क्विक रिवीजन बेटा लास्ट क्लास का। सबसे पहले समाप्ति एक्सप्रेस चलाएंगे, क्विक रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का। और अगर कोई भी डाउट्स रहे हो आपके तो हम फटाफट से उसे कवर कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हो सकता है डिसऑर्डर्स भी आज ही कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कल कंप्लीट हो, वो बेटा बाद की बात है। ऑल गुड ना? पढ़ाई करके आए हो? पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही है, हाँ या ना ये बताओ। पढ़ाई आप लोग बेटा अच्छी तरीके से कर रहे हो ना? कोई छुट्टियां पड़ती है, कोई हॉलीडे पड़ता है तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जितनी भी हॉलीडेज है ना, आप समझो कि वो आपके लिए बोनस है। जो भी आपको हॉलीडेज मिलती है वो आपके लिए बेटा बोनस है, और उस बोनस को बहुत अच्छी तरीके से बेटा आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया बेटा, शुरू करें फिर। यस एवरीबॉडी, समाप्ति एक्सप्रेस शुरू करें, समाप्ति एक्सप्रेस। चलिए बेटा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। बहुत ही तगड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक था। इन केस आपको फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा बेटा समझने वाला टॉपिक ज्यादा था, तो बेटा आज आप बिल्कुल ध्यान से इस रिवीजन को देखिए। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रही होगी तो आई एम श्योर आज वो वापस से क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा? हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस शुरू किया था और हमने कहा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मैं आज ना समाप्ति एक्सप्रेस थोड़ा सा धीरे इसलिए कर रही हूं ताकि पिछली क्लास में जो एक बहुत बेहतरीन टॉपिक हमने पढ़ा था उसके कोई भी डाउट्स अगर है ना बेटा तो वो आज क्लियर हो जाए, है ना? हमने बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर। हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन स्टार्ट किया था। जब आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो मैम ऑक्सीजन ब्लड में दो चीजों से बाइंड करके दो चीजों में ट्रैवल करता है। एक मैम वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है और ये होता है मैम सिर्फ 3%, और मैम एक होता है जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, ये होता है 97%। मैम हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो कैसे दिखता है? हीमोग्लोबिन में मैम ने बताए थे बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है बेटा हीम और एक पार्ट होता है बेटा ग्लोबिन। ग्लोबिन होता है प्रोटीन पार्ट। इसका देखो ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं था। जो ये ग्लोबिन था ये मैम प्रोटीन की चेन होती है, इसमें 2 अल्फा चेन्स होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं। ऑक्सीजन का तो ग्लोबिन से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हमने ऑक्सीजन की कोई बात नहीं कही थी। बट बेटा जब हमने बात की थी मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, बेटा आवाज तो बिल्कुल सही है यार, आवाज तो बिल्कुल सही है यार। तुम अपने बेटा ईयरफोन्स में सुना करो और स्पीकर वो बनाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, है ना? जब हम बात करते हैं बेटा हीम की, तो हीम पार्ट में होता है आयरन, आयरन होता है +2 स्टेट में, और एक हीमोग्लोबिन के पास बेटा ऐसे 4 बेटा ग्लोबिन चेन्स होते हैं और 4 हीम पार्ट होता है। यहां तक बेटा याद आ रही है बात सभी को? यस एवरीवन, याद आ रही है बेटा बात? अब हमने कहा था कि आपका ऑक्सीजन किससे बाइंड करता है? हीम पार्ट से बाइंड करता है। जैसे जैसे बेटा हम बोलते हैं, जैसे 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 ऐसे समझो ये तुम्हारी ब्लड वेसल है,
ये तुम्हारा ब्लड वेजल है, ब्लड वेजल में बेटा ये तुम्हारी आरबीसी है, आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन होता है, और ये होती है बेटा तुम्हारी प्लाज्मा। हम कहते हैं ना बेटा हमारी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो होती है ये प्लाज्मा में डिसॉल्व करती है या ब्लड में बेटा डिफ्यूज होती है। जैसे जैसे ब्लड के अंदर बेटा तुम ऑक्सीजन भेजते जाते हो तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते जाते हो, है ना। लेवल सबके बढ़ते रहते हैं बेटा धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीजन को भेजते हो, और मतलब लेवल बढ़ा रहे हो मतलब कि बेटा प्रेशर बढ़ा रहे हो, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन उसकी बढ़ा रहे हो। जैसे जैसे ऑक्सीजन यहाँ भेज रहे हो वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन जाके अपना निर्धारित जगह पे बेटा बैठ जाता है। प्लाज्मा में कुछ परसेंटेज डिसॉल्व हो जाता है, कुछ परसेंटेज जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, जिससे रिलेटेड हमने एक हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन का एक ग्राफ पढ़ा था, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहां हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया था, यहां हमने परसेंटेज सैचुरेशन लिया था हीमोग्लोबिन का विद ऑक्सीजन। मैम हीमोग्लोबिन में एक हीमोग्लोबिन के जैसे आप 4 हाथ बोल रहे हो। अब जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाओगे तो पहले एक ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है एक हीमोग्लोबिन के साथ बेटा, फिर दूसरा बाइंड कर रहा है, फिर तीसरा बाइंड कर रहा है, धीरे 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 बेटा। अरे यार बेटा मीम्स की दुनिया से बेटा वापस आओ, जीवन में कुछ पढ़ाई करो। चलो इधर आओ। ऑक्सीजन का लेवल जैसे जैसे बढ़ाते हो बेटा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करता है। भाई पहले एक बाइंडिंग होती है तो 25% सैचुरेट, 2 बाइंडिंग होती है तो 50% सैचुरेट, 3 बाइंडिंग होती है बेटा तो 75% सैचुरेट, और 4 बाइंडिंग होती है तो बेटा 100% सैचुरेशन हो जाती है। अब इसके बियॉन्ड तो बेटा हीमोग्लोबिन के पास हाथ है नहीं कि वो सैचुरेट होगा। जितना मैक्सिमम सैचुरेट कर सकता था मैं मैक्सिमम सैचुरेट कर गया, मतलब कि पार्शियल प्रेशर बढ़ाते गए तो बेटा परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ता गया, बट एक पॉइंट के बाद आके मैम कांस्टेंट हो जाता है। एक सिग्मॉइड ग्राफ बनता है, एस शेप ग्राफ बनता है बेटा, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का ग्राफ होता है वो सिग्मॉइड ग्राफ होता है। बट बेटा हम कभी भी 100% सैचुरेशन एक्चुअल में अचीव नहीं कर पाते। वो तो हम कह रहे हैं 100% सैचुरेशन है, बट 100% सैचुरेशन कभी भी नहीं होती। और एनसीईआरटी ने बेटा प्रेशर्स भी डिफाइन नहीं किए हैं। वैसे कई जगह पे आप पढ़ोगे 100% सैचुरेशन 100 पार्शियल प्रेशर पे हो रहा है, बट दैट्स ऑल्सो नॉट कंप्लीटली करेक्ट, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमने प्रेशर कितने पार्शियल प्रेशर पे कितना सैचुरेशन हुआ ये वाली बात हमने नहीं की। और बेटा मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप बहुत सारे जगह पे पढ़ोगे, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं, बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ोगे, बहुत सारी एक्स्ट्रा ज्ञान होती है, बट आपको उसकी जरूरत नहीं है। जैसे शिफ्ट टू लेफ्ट शिफ्ट टू राइट मैंने भी आपको बताया था, जैसे जूलॉजी मेडिसिन में भी मैंने शिफ्ट टू राइट शिफ्ट टू लेफ्ट वर्ड्स लिख दिए हैं। हालांकि वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का ही है, बट एनसीईआरटी ने ग्राफ में लेफ्ट और राइट शिफ्ट बताया नहीं है, बट कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। फिर वही P50 वैल्यू क्या होती है, फलाना डिमकाना, बहुत सारी चीजें हैं। आप बेटा कोशिश करना एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ो, ठीक है। हमने बोला मैम एट अ सर्टेन पार्शियल प्रेशर हो सकता है 25% सैचुरेशन हुआ हो, एट अ सर्टेन पार्शियल प्रेशर मैम यहाँ पे हो सकता है मैम 50% सैचुरेशन हुआ हो, एट अ सर्टेन पार्शियल प्रेशर मैम हो सकता है 75% सैचुरेशन हुआ हो, और एट अ सर्टेन पार्शियल प्रेशर मैम हो सकता है 100% सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का हुआ हो। इसीलिए एक सिग्मॉइड ग्राफ बनता है ना। थैंक यू चेष्टा बेटा, है ना। तो ऐसे बेटा पार्शियल प्रेशर बढ़ाते रहते हैं तो परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ता रहता है, बट एक टाइम के बाद आप उससे ज्यादा सैचुरेशन नहीं देख सकते। यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या बेटा, यहां तक किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या, यार ग्रीन टी नहीं आई है, ग्रीन टी भिजवा दे। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि सैचुरेशन कैसे कैसे हो गया है ना। अब हम बेटा बात करते हैं डिसोसिएशन की, क्योंकि मैम हम हीमोग्लोबिन को बाइंड तो कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो भी लंग्स पे करते हैं, है ना। मैंने ये आपको बताया था ना बेटा। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग, 2 लोगों के बीच में जो प्रेम होगा वो मेनली डिपेंड करेगा 2 लोगों के नेचर पे, है ना। लेकिन मैम उन दोनों लोगों के बीच में कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो, या फिर उनका प्यार ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा है, अदर फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं, बट मेजरली डिसीजन उन दोनों का ही है। ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से होगी या नहीं वो मेजरली डिसाइड करता है ऑक्सीजन का वहां पे प्रेशर कैसा है। लंग्स में ही ऑक्सीजन बेटा हीमोग्लोबिन से क्यों बाइंड करता है, क्योंकि मैम वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, और वो फेवरेबल कंडीशन है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़े। तो मेजरली तो ये डिपेंड करता है कि भैया जिस जगह पे ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है या जहां पे बाइंड नहीं कर रहा है, टूट रहा है, वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसा है, वो मेजर फैक्टर है, ये डिसाइड करने वाला फैक्टर कि बाइंडिंग होगी
या अनबाइंडिंग होगी, बाइंडिंग होगी या अनबाइंडिंग होगी। तो बेटा एट द लेवल ऑफ बेटा लंग्स, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो सैचुरेशन आपको दिखती है ये लंग्स में या एल्वियोलाई में दिखती है, और वहां पे आपको ऑलरेडी पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। अदर फैक्टर्स कैन अफेक्ट द बाइंडिंग बट मेजरली डिसाइडेड बाय दिस वाज नीट 2021 या नीट 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है, यस एवरीबॉडी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है मैम। आगे बताओ मैम, आगे की बात बताओ, बाकी फैक्टर्स के बारे में बाद में बताऊंगी बेटा। फिर मैंने आपको कुछ मैथमेटिकल डेटा बताया था जिससे मुझे ये पता चला था कि आप लोगों की मैथ्स इतनी स्ट्रांग है कि मैं क्या बताऊं कितनी स्ट्रांग है। आपको मैंने एक यूनिटरी मेथड से एक कैलकुलेशन करने के लिए बोला था और आपने बेटा इतना मस्त कैलकुलेशन किया था कि मैं क्या बताऊं, है ना। हैप्पी बर्थडे के लिए बेटा बहुत बहुत थैंक यू। जितने भी स्पैमर्स मुझे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं बेटा, प्लीज गिफ्ट भिजवा दीजिए पीडब्ल्यू के ऑफिस में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतनी शुभकामनाएं बेटा दी, इतनी स्पैमिंग के रूप में, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो इतनी अच्छी मैथमेटिक्स जो आपने की थी बेटा, उससे बस मेरे को हार्ट अटैक बस आने ही वाला था, बस आया नहीं बेटा, यहां तक आते आते रुक गया बेटा। तो मैं आपको वापस से वो कैलकुलेशन बताती हूँ। हमने पढ़ा था बेटा कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है, ये रिवीजन ही चल रहा है बेटा, लास्ट क्लास का रिवीजन। ठीक है, हमने बोला था एक हीमोग्लोबिन जो होता है मैम, वो मैक्सिमम इतना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ठीक है, वो इतना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ठीक है, और बेटा हाँ सुनो 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 सुनो, अरे भाई तुम बेटा जेन्युइन बच्चे कहीं ये ना सोचने लग जाए कि मेरा बर्थडे है। मैं तो स्पैमर्स को बोल रही थी बेटा, मेरा बर्थडे नहीं है। मैं तो स्पैमर्स को बोल रही थी, जो स्पैमर्स मेरे को हैप्पी बर्थडे करे उनको थैंक यू बोल रही थी। ठीक है, मेरा बर्थडे नहीं आता, पता करो मेरा बर्थडे कब आता है। ये कोई मेरा बर्थडे थोड़ी आता है भरी भरी गर्मी में बेटा, है पीक समर सीजन में। चलो इधर, वन हीमोग्लोबिन बेटा 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। और मैम ने कहा था बेटा कि हर 100 ml ब्लड के पास हर 100 ml बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड या अभी ऑक्सीजनेटेड होगा वैसे, हर 100 ml ब्लड के पास ना मैम मैक्सिमम, आपने एक एवरेज डेटा जो बताया था, आपने 15 ग्राम हीमोग्लोबिन बताया था। तो मैम अगर 100 ml ब्लड के पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो मैम 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन होगा ये भी बता दो। कितना ऑक्सीजन होगा? जब आपको हीमोग्लोबिन पता है तो आपको ऑक्सीजन भी पता होगा बेटा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बेटा, एक ग्राम हीमोग्लोबिन बेटा, एक हीमोग्लोबिन बेटा 1 ग्राम लिखा था या 1 हीमोग्लोबिन लिखा था बेटा? 1 ग्राम लिखा होगा ना, आपने लिखा था ना 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, या 1 हीमोग्लोबिन लिखा होगा आपने। कैसे लिखा था बेटा? यूनिटरी मेथड लिखा दो, अगर नहीं लिखा है तो इसको बेटा करेक्ट कर लो, 1 ग्राम कर लो अगर आपने 1 ग्राम नहीं लिखा है। ठीक है, तो बेटा कैलकुलेशन सिंपल मैम, 15 ग्राम और 1 ग्राम कैरी कर रहा है 1.34। मुझे लग रहा है तुमने ग्राम लिखा है या नहीं पता नहीं। बस मैम 20 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा। क्या इसमें किसी को भी कोई दुखदर्द समस्या कि एवरी 100 ml ऑफ, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हो क्योंकि अब ऑक्सीजन मिक्स हो चुका है। 1 ग्राम लिखा है ना, चलो ठीक है, मुझे लग रहा था एक हीमोग्लोबिन ना लिख दिया हो। ठीक है बेटा, 100 ml ऑक्सीजन, 100 ml बोली, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। क्या यहां तक किसी को भी बेटा कोई समस्या? मतलब कि बेटा आप वापस से कंसेप्चुअली समझो, क्योंकि तुम्हारी मैथ्स इतनी गंदी थी इसीलिए मुझे ये बताने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि तुम्हें आ गया। हालांकि कमेंट्स में मैंने देखा था तुम लोगों को समझ में तो आ गया, पर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें फिर से बेटा ऐसे घुसा के जाऊं कि तुम्हारे दिमाग के अंदर से निकले ना ये वाली बात। ठीक है बेटा, एक बात बता, ये तुमने पल्मोनरी कैपिलरी पढ़ी थी, पल्मोनरी कैपिलरी, ये तुमने पढ़ा पल्मोनरी वेन, और ये तुमने पढ़ा था पल्मोनरी आर्टरी जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। तुमने यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन डिफ्यूज किया। अब यहाँ से जाने वाली जो ब्लड है बेटा, इसमें अप्रोक्सीमेटली 20, अप्रोक्सीमेट डेटा बोलते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेट 20 ml ऑक्सीजन है, इसमें 20 ml ऑक्सीजन है। अब बेटा ये ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से बेटा आयोटा से होते हुए पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने आपको एक ओवरऑल बताया था कि जैसे सपोज बेटा ये ऑक्सीजन 20 ml तो तुमने भर लिया, समझो कि ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। हर 100 ml ब्लड के पास 20 ml तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, बट मैम इस पॉकेट मनी को हमेशा उतना खर्च थोड़ी करेंगे। जब ये टिश्यू के पास जाता है तो बेटा तुमने टिश्यू में ऐसे पढ़ा था ना,
ये टिश्यू में सिस्टमिक कैपिलरी है, ये सिस्टमिक बेटा आर्टरी थी जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है बेटा टिश्यूज के पास, और ये सिस्टमिक वेन है बेटा। तो जब यहाँ सिस्टमिक कैपिलरी से ऑक्सीजन टिश्यूज को डिफ्यूज होगा तो क्या मैम ये पूरा का पूरा 20 ml जो आप भर के लेके आए थे 100 ml ब्लड में, क्या ये पूरा का पूरा 20 ml डिफ्यूज कर जाता है मैम? नहीं मैम, डिपेंड करता है कि मुझे कितनी जरूरत है। तो एनसीईआरटी ने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन कही है, मैंने आपसे ये भी कह दिया कि अगर स्ट्रेनस कंडीशन होगी जब आपने बहुत वर्कआउट किया तो उस कंडीशन में क्या होगा। पर बेटा एज सच कोई डेटा फिक्स नहीं है, सबने, अगर मैं वर्कआउट कर रही हूँ या आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी और मेरी इंटेंसिटी अलग अलग है, तो हमारा जो ऑक्सीजन टिश्यू को मिलेगा वो भी अलग अलग होगा। ये एक स्टैंडर्ड बेटा कैलकुलेशन के लिए हमने आपको बता दिया कि अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो मैम इस 20 ml में से सिर्फ 5 ml आप टिश्यू को दे देते हो। तो एनसीईआरटी कहती भी है फॉर एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन टू द टिश्यू एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। 15 ml बेटा बस इस ब्लड में रह जाएगा, 15 ml ब्लड इस ब्लड में रह जाएगा जो बेटा इस सिस्टमिक वेन से वापस जारी होगी। और मैम वही अगर बहुत स्ट्रेनस कंडीशन है तो स्ट्रेनस कंडीशन में बेटा क्या होगा, स्ट्रेनस कंडीशन में 15 ml आप टिश्यू को दे दोगे, 5 ml तुम्हारे पास रह जाएगा। क्या यहां तक किसी को भी बेटा कोई दुखदर्द समस्या हो रही है? मैंने वापस से वही चीज आपको समझाई, पूरी कैलकुलेशन समझाई और पूरा कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो समझाया। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ जो अदर फैक्टर्स हमने पढ़े थे, द अदर फैक्टर्स बेटा जो कि ये डिसाइड करते हैं कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग होनी चाहिए या ऑक्सीजन टूटना चाहिए। तो मैम पहली बात तो एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन ये होता है हमारे एल्वियोलाई में या हमारे लंग्स में, और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन ये होता है मैम हमारे टिश्यूज में। ये बात तो बहुत क्लियर है। मैम एल्वियोलाई में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को फेवर किया कि वो जुड़ जाए, और टिश्यू में ऐसी कौन सी कंडीशन है बेटा जिसने ये डिसाइड किया कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूट जाए। जब टूटेंगे बेटा तभी तो बेटा ऑक्सीजन टिश्यूज को मिलेगा ना। ये जो ऑक्सीजन आपके 20 ml में से गया टिश्यूज के पास ये तभी तो गया ना बेटा, वहां की जो कंडीशंस थी उसने उस हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को तोड़ा। आज मैं आपको ना बेटा एक डायग्राम भी बताऊंगी, मेडिजी का एक डायग्राम लेके आई हूँ जो कंक्लूसिव डायग्राम है। जब मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ा दूंगी तो एक ओवरऑल डायग्राम, पूरा डायग्राम जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 सब कुछ उसी 2 डायग्राम से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैम एल्वियोलाई में ऐसे कौन से कंडीशन थे जो एसोसिएशन को फेवर कर रही थी और टिश्यू में कौन डिसोसिएशन को फेवर कर रहा था? टिश्यू में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग इसीलिए हो रहा था क्योंकि ऑक्सीजन का प्यार कम हो गया था, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के लिए प्यार कम हो गया था, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहां पे कम था। ऑक्सीजन का प्रेशर कम था बट वहां पे CO2 ज्यादा थी। मैंने आपसे ये बताया भी था वहां पे CO2 ज्यादा बनती कैसे है बेटा, आप देखो ना, जब ये ऑक्सीजन को सेल्स यूज करते हैं तो बाई प्रोडक्ट बनता है CO2, और मैंने उसी क्लास में आपको समझाया था कि जहां CO2 ज्यादा होता है वहां हाइड्रोजन भी ज्यादा होते हैं। आज आप ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 से वो समझ भी पाएंगे कि क्यों वहां पे CO2 ज्यादा होने पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं। मैं आपको एक रिएक्शन बताऊंगी आज। हाइड्रोजन आयन ज्यादा मतलब कि बेटा कंडीशन एसिडिक होगी, ये उसी से रिलेटेड है, पीएच लो, ये आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो लॉजिकली समझ में आ रहा है जहां हाइड्रोजन आयन ज्यादा वहां एसिडिक कंडीशन है, और एसिडिक मतलब पीएच वहां का कम है, और बेटा टिश्यूज मेटाबॉलिज्म कर रही है तो वहां का टेम्परेचर भी ज्यादा। एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन आपके लंग्स में होती है, वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, CO2 का कम होता है। जहां CO2 कम होगी वहां हाइड्रोजन भी कम होंगे और वहां पे टेम्परेचर भी कम। पूरे लास्ट क्लास का रिवीजन बेटा मैंने इतनी देर तक सिर्फ इसलिए कराया क्योंकि वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, और वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, और इनकेस आपको अगर एक छोटू सा भी डाउट होगा ना तो अब आपको नहीं रहेगा। डन 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 एवरीबॉडी, क्या हम आज के टॉपिक्स को बेटा शुरू कर सकते हैं? बता दीजिए बेटा, दिल के सहारे से। बेटा टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल कर दो यार, बहुत ठंडा हो गया है। Yes everybody, yes everybody, लव यू बच्चों, डायमंड क्लियर, लव यू लव यू लव यू। चलिए चलिए चलिए, बहुत शानदार बेटा। आज हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। आज हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 आपके CO2 तो बाएं हाथ का खेल होगा, और जो बाएं हाथ वाले हैं उनके दाएं हाथ का खेल होगा। मतलब इट इज सो इजी। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैम कैसे होता है जरा बताइए। तो मैम इसको भी समझाने के लिए मैं एक
डायग्राम बनाना चाहूंगी, नॉर्मल पोर्ट्रेट में आप डायग्राम बना सकते हैं, किताब को टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये है आपके टिश्यूज, ये है आपके बेटा टिश्यूज, और यहाँ पे मैं एक कैपिलरी बना रही हूं। कोई मुझे बताएगा कि टिश्यू के पास जो मैंने ये कैपिलरी बनाई है, क्या इसको मैं सिस्टमिक कैपिलरी कह सकती हूँ? क्या इसको मैं सिस्टमिक कैपिलरी कह सकती हूँ मैम? कह सकती हूँ क्या? बिल्कुल है मैम, ये सिस्टमिक कैपिलरी, बिल्कुल सिस्टमिक कैपिलरी है। और मैम बिल्कुल हमने जो ऑक्सीजन के लिए बनाया था बिल्कुल वैसा ही बना सकते हैं क्या? यहाँ पे भी बिल्कुल बना सकते हैं। ये हमने बना दी बेटा आरबीसी। और मैम ये बाहर का जितना भी आपने आरबीसी के बाहर का फ्लूइड बनाया, क्या इसको प्लाज्मा बोल सकते हैं? बिल्कुल बेटा प्लाज्मा बोल सकते हैं। आप CO2 का ट्रांसपोर्ट देखोगे तो CO2 बेटा 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता था, CO2 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। CO2 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है बच्चों। यहाँ जब टिश्यूज बेटा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है तो मेटाबॉलिज्म होता है, और बेटा बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 बनता है, राइट। ऑक्सीजन को बेटा यूज कर रही है टू ब्रेक डाउन द, मतलब टू यूटिलाइज, टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको रिएक्शन दिखाई थी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज को बेटा वो किया, ऑक्सीडेशन किया और बाई प्रोडक्ट बना CO2। अब मैम ये CO2 टिश्यू से कैसे बाहर जा रही है ताकि आप इसे बॉडी से बाहर एक्सहेल आउट कर पाओ? तो मैम ये CO2 सबसे पहले डिसॉल्व हो रही है प्लाज्मा में। नंबर 1 लिखूंगी मैं ऐसे, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। मैम ऑक्सीजन भी तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो रही थी, बिल्कुल बेटा, वो हो रही थी 3% और ये होती है बेटा 7%, ये होती है 7%, ठीक है। यस तनीषा। फिर बेटा CO2 जाती है आरबीसी के अंदर और आरबीसी में इसे मिलता है बेटा हीमोग्लोबिन। बट भाई इसे ना बेटा हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट से कोई मतलब नहीं है, ये बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन वाले चेन से, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि उसको क्या बोला जाता है। फिलहाल तो तुम ऐसे लिखो कि CO2 हीमोग्लोबिन से भी बाइंड करती है और बनाती है HbCO2। HbCO2 के फॉर्म में बेटा हीमोग्लोबिन कितना परसेंटेज आप लिखोगे? 20 से 25%। और पता है इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। इसका नाम क्या है? बहुत सारे बच्चे इसका नाम गलत बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे इसका नाम गलत बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना मेरी बात। बेटा कितने लोगों के मन में इसका नाम आया था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? सच्ची बताओ बेटा, एनसीईआरटी की कसम, जूलॉजी में डीजी की कसम, नीट की कसम, बेटा सच्ची बताओ। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर मैं तुम्हें बताती और ऑप्शन में देती कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं या कार्बमिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, तो तुम 100%, बहुत सारे बच्चे क्या टिक करते? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला, इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोला। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं। लिखना है बेटा, बिल्कुल लिखना है ना? सही में ना? अगर तुम्हें मैंने कार्बमिनो नहीं बताती ना और तुम्हें अभी ऑप्शन में देती कि कार्बोक्सी होता है या कार्बमिनो होता है, तो तुम कार्बोक्सी को मार्क करते और ये गलत हो जाता बेटा। कार्बोक्सी होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है इसीलिए कार्बोक्सी नाम आ जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि है ना जो ग्लोबिन चेन है कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन जो प्रोटीन की चेन होती है ना उसमें अमीनो एसिड से बाइंड करता होता है और इसीलिए इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये ग्लोबिन चेन से बाइंड करता है, इसका हीम से कोई लेना देना नहीं है। हीम प्लस ग्लोबिन था ना, ये ग्लोबिन चेन से बाइंड कर रहा होता है, इसीलिए इसका नाम होता है बेटा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मैं ये लास्ट में लिखूंगी। तो 7% तो मैम प्लाज्मा में डायरेक्टली डिसॉल्व हो गया। मैम 20 से 25% मैम हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना दिया। रेस्ट मैम कैसे ट्रैवल करता है? तो रेस्ट बेटा देखते हैं। तीसरा मैम, ये तो दूसरा है, तीसरा मैम ये जाता है आरबीसी के अंदर, रिएक्ट करता है वाटर से, एक एंजाइम यहां काम कर रहा होता है, अभी मैं उसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, CA बनाता है H2CO3, H2CO3 फिर टूटते हैं तो बनता है H+ और HCO3 माइनस। इसको भी कौन करवाता है? एंजाइम CA। पहली बात तो इस रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, CA का मतलब होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंजाइम।
ये आगे जब मैं आपको बेटा बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी इस एंजाइम का बेटा जिक्र होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट परसेंटेज CO2 की जो ट्रैवल करती है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। 7% ट्रैवल करती है बेटा प्लाज्मा में डायरेक्टली डिसॉल्व होके। 20 से 25% ट्रैवल करती है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। और ये जो बनाया ना बेटा, अब आप सोचोगे मैम क्या हम बाइकार्बोनेट को एक्सहेल आउट करते हैं क्या हम बाइकार्बोनेट एक्सहेल आउट करते हैं? कभी नहीं बेटा। तुम क्या बाइकार्बोनेट बाहर निकालते हो बॉडी के? नहीं। तो मैम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैवल करती है तो ये ट्रैवल करके अल्टीमेटली CO2 कैसे एक्सहेल आउट होता है, सब समझाऊंगी लास्ट के कंक्लूसिव डायग्राम में, सब समझाऊंगी बेटा। अभी मैंने आपको बताया CO2 जाता है H2O से रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन को कौन करवाता है बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का ये एंजाइम, फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द बॉडी, फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ द बॉडी। बायोमोलिक्यूल्स में इसकी और चर्चा करेंगे। और ये बनाता है बेटा H2CO3। H2CO3 डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगेन इसको कौन करवाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिएक्शन को ऐसे भी चला सकता है और रिएक्शन को उल्टी दिशा में भी चला सकता है। इसीलिए तो मैंने बेटा ये दोनों रिवर्सिबल वाला एरो बना रखा है। रिएक्शन ऐसे भी चल सकती है, रिएक्शन ऐसे भी चल सकती है। कोई मुझे एक बारी बताएगा? थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं टिश्यू में इस डायरेक्शन में रिएक्शन चला रही हूं तो आप मुझे बताओ ऐसी उल्टी दिशा में, यही सेम रिएक्शन ऐसी उल्टी दिशा में कौन सी जगह पे चल रही होगी? मुझे बता दो कौन सी जगह पे चल रही होगी बेटा, मुझे बता दो जल्दी। क्या लगता है? यस एवरीवन, क्या लगता है बेटा? अगर यहां पे रिएक्शन लेफ्ट से राइट जा रही है तो राइट से लेफ्ट उल्टी दिशा में कहां पे बेटा रिएक्शन चल रही होगी? जल्दी 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 बताओ। यस एवरीबॉडी, वेरी गुड। एल्वियोलाई लंग्स। क्या आप इसी से नहीं समझ पा रहे? क्या आप इसी से समझ नहीं पा रहे कि अगर बेटा लंग्स में इसकी उल्टी रिएक्शन चलेगी तो आप उल्टी रिएक्शन चला के CO2 बनाते हो लंग्स में, बाइकार्बोनेट से फिर से CO2 बनाते हो। अभी मैं आपको इसे समझाऊंगी बेटा, सब्र करो, अभी मैं इसे वापस से समझाऊंगी जिसको नहीं समझ लगा, ठीक है? बट फिलहाल तो मैम आपने क्या किया, 70% CO2 को ट्रैवल करवाया एज बाइकार्बोनेट। इसे बोला जाता है बाइकार्बोनेट। लेकिन यहां पे है बेटा, अरे भाई बेटा, लेकिन यहां पे है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच। क्या इंपॉर्टेंट कैच है? जरा बेटा ध्यान से देखो। पहले आप मुझे बताओ, क्या आपको यह समझने में कोई दुखदर समस्या हुई कि CO2 तीन फॉर्म्स में ट्रैवल कर रही है? 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, 20 से 25% हीमोग्लोबिन से बाइंड करके और 70% बेटा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। पहले आप मुझे बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाली हूं और फिर तो आगे बढ़ते रहेंगे बेटा इसको लेके। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, यहां तक किसी को कोई दुखदर समस्या? पक्की बात? बेटा बाइकार्बोनेट हमेशा आप देखोगे बनता तो हमेशा आरबीसी के अंदर है। मैंने आरबीसी के अंदर ही बाइकार्बोनेट बनाया हुआ है ना, और ये बेहद कंसेप्चुअल लाइन है, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है आपके नीट एग्जाम के लिए बेटा। खासकर बाइकार्बोनेट तुमने बनाया कहां? बाइकार्बोनेट बेटा जी तुमने बनाया आरबीसी के अंदर। बट जब इसे ट्रैवल करना होता है ना बेटा तो ये आरबीसी का साथ छोड़ देता है। ये वही है बेटा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। क्योंकि आगे देखना बेटा, आरबीसी कहती है बाइकार्बोनेट मैंने तुझे सहारा दिया, मैंने तुझे सहारा दिया, तेरा फॉर्मेशन मेरे अंदर हुआ, बट जब तुझे ट्रैवल करना था तो तू प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो गई, तूने मुझे धोखा दिया। देखो ना बेटा, ये वाला ब्लड सिस्टमिक कैपिलरी से होता हुआ, सिस्टमिक वेन से होता हुआ, आप मुझे बताओ बेटा प्लीज, मैं बार बार बोली हूं कंसेप्ट्स पे फोकस करो, नो रट्टाफिकेशन, प्लीज नो रट्टाफिकेशन। बेटा आप मुझे एक बात बताओ ना, यहां सिस्टमिक आर्टरी रही होगी, सिस्टमिक आर्टरी से ब्लड आया होगा ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन बेटा किसको दे रही होगी? टिश्यूज को दे रही होगी।
और ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाता है और CO2 बेटा इस ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और फिर बेटा यही ब्लड सिस्टमिक कैपिलरी से आगे जाके सिस्टमिक वेन में जाता है और सिस्टमिक वेन बेटा इसी ब्लड को आगे लंग्स के पास लेके जाएगी। पहले मुझे बताओ ये वाली बात सबके पल्ले पड़ रही है कि नहीं? सिस्टमिक आर्टरी बेटा, यहाँ सिस्टमिक आर्टरी ब्लड को लेके आती है ना, आपके आयोटा की ब्रांच चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो इसको दे देती है ऑक्सीजन, फिर तो बेटा ये CO2 इसी ब्लड में डिसॉल्व होता है। यस, और फिर बेटा ये वाला ब्लड जिसमें आपने CO2 मिला रखा है, फिर ये वाला ब्लड बेटा सिस्टमिक वेन से होता हुआ लंग्स के पास जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? इस डायग्राम को अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मैम ये बाइकार्बोनेट जो आरबीसी के अंदर बनी है तो ये तो आरबीसी के अंदर ही मैम ट्रैवल होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता बेटा। ये बनती आरबीसी के अंदर है, बट जैसे ही बन जाती है ना, ये उचक के बाहर निकल जाएगी, उचक के बाहर निकल के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। ये वाला जो ब्लड है जो आपके बेटा लंग्स में जा रहा होगा, CO2 वाला ब्लड, क्योंकि आपने CO2 को बाइंड करा दिया है ना, अब आप इस CO2 को लेके जा रहे हो, CO2 वाले कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, प्लाज्मा में डिसॉल्व करके लेके जा रहे हो लंग्स के पास, क्योंकि आपको इसको एक्सहेल आउट करना है। बेटा कंसेप्ट समझ लग रहा है कि नहीं यार? लग रहा है समझ कि सिर्फ बेटा ऐसे नहीं पढ़ना है ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ऐसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऐसे होता है, ये नहीं मामला होना चाहिए बेटा। पूरा फुल ऑन आपको प्रूफ मिलना चाहिए, फील आनी चाहिए, समझ आना चाहिए। ये बाइकार्बोनेट इतना धोखेबाज है, ये बनता तो मैम आरबीसी के अंदर है, बट ट्रैवल करने के लिए ये हमेशा प्लाज्मा का सहारा लेता है। फॉर ट्रैवल टू लंग्स it is dissolved in plasma again. It is dissolved in plasma again. आरबीसी इससे आगे जाके बदला लेगी, देखना बदला तो क्या लेगी बेटा, इसको सहारा देगी। तुमने नो किस बात के लिए लिखा है मुझे ये समझ नहीं आया। आपको समझ में आ गया या नहीं आया? ये समझ में आया ना? अब बेटा इसको ना नॉर्मल फ्लो चार्ट में भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। अभी रुको भाई, रुको रुको, रिपीट कर रही हूँ, तुम चिंता ना करो। पहले ये वाली चीज को नोट कर लो और फिर हम आगे नेक्स्ट पेज में इसको फ्लो चार्ट में भी आपको एक बारी समझाएंगे, ठीक है भाई? अगर तुम्हें बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां मुझे पता होता है कि ना कंसेप्चुअल है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, वहां मैं खुद से बता देती हूँ, लेकिन जहां बेटा मुझे लगता है कि इतनी इजी चीज थी और उसमें बच्चा वीक है, तो यानी कि बेटा तुम अपना दिमाग यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो, फिर आपको समस्या आएगी बेटा आगे। दिमाग तो यूज करना पड़ेगा। आपको इजी चीजों में अगर डाउट होने लग जाएगा फिर कैसी कैसी क्या फायदा है? यानी कि बेटा आप एक फ्लो चार्ट बनाइए अब इसका, ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। डायग्राम से तो मैंने आपको बता दिया, अब आप फ्लो चार्ट बनाइए, एकदम स्पून फीडिंग लीजिए, आप ले लीजिए स्पून फीडिंग। क्या बताएं अब? यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मैम 3 तरीके से हुआ। नंबर 1, एक तो मैम वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके होगा, डायरेक्ट प्लाज्मा में जो डिफ्यूज हुआ बेटा, ये होता है बेटा 7%। नंबर 2, बाउंड टू हीमोग्लोबिन, जिसे बोला जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और ये होता है बेटा 20 से 25%। हाँ, व्हाट इज आर्टरी? बेटा आपके बस का नहीं है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कई क्लासेस में बता चुका है। नॉर्मल पोर्ट्रेट में आयुष बेटा, नॉर्मल पोर्ट्रेट में। और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्यों बोला बेटा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इसीलिए बोला बिकॉज ऑक्सीजन बाइंड्स टू ग्लोबिन पार्ट, ग्लोबिन पार्ट से बाइंड करता है, हीम पार्ट से नहीं बाइंड करता। ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। यहां तक तो कोई कष्ट नहीं है बेटा, है ना? और
तीसरा मैम आपने बताया जो हाईएस्ट परसेंटेज होती है एज बाइकार्बोनेट। बस बाइकार्बोनेट में एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है मैम, जो मैक्सिमम परसेंटेज CO2 का बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा था, बाइकार्बोनेट बनता किधर है? तो पूरी रिएक्शन किधर चली यार, सब बोलो, किधर चली? आरबीसी के अंदर चली कि नहीं? यस, जल्दी बताओ यार, कहां चली? आरबीसी के अंदर चली ना, आरबीसी के अंदर चली। बनता तो बाइकार्बोनेट आरबीसी के अंदर है, पर मैम जैसे ही वो आरबीसी के अंदर बनता है ना, बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। बस इतना याद रखना है कि जब उसे ट्रैवल करना होता है, वो ब्लड जब आगे आपके लंग्स में जाएगा ना बेटा, तो वो जो बाइकार्बोनेट आरबीसी के अंदर बना, वो आरबीसी के अंदर ही ट्रैवल नहीं करता है, उससे बाहर निकल जाता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। रहता तो बाइकार्बोनेट ही है, बस वो आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में डिसॉल्व होके प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रैवल करते हुए लंग्स में जाता है। बस इतनी सी तो बात है, सिर्फ इतनी सी तो बात है बेटा। एक थम्स अप दे दो बेटा अगर कोई दुखद समस्या नहीं है। एज बाइकार्बोनेट HCO3 formed in RBC but for transport dissolved in plasma। इसमें क्या बेटा इतनी समस्या थी? इसमें ऐसी कौन सी समस्या थी बताना? बिल्कुल ही दिमाग नहीं चलाना चाहते। अब मैं एक बात बताऊं, ये तो तुमने पोथियां लिखी, आपको कोई जरूरत थी ये पोथियां लिखने की? तुम्हें इस डायग्राम से समझ नहीं आ रहा था इसमें क्या लिखा है हमने? सेम क्या हमने वही कहानी नहीं लिखी है? मैं तो लिख दे रही हूं, ये उन बच्चों के लिए जिनका दिमाग थोड़ा सा ना वीक है। जो अपने दिमाग वीक कहने का मतलब पता है क्या? बुरा मत मानना, पर जो अपने दिमाग को काम ही मतलब चलाना ही नहीं चाहते। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, सही बता रही हूं बेटा, मैं यहां पे लिख दे रही हूं, दिस इज पोथियां। नो नीड टू राइट बेटा इफ यू हैव ड्रॉन द डायग्राम। इफ यू मेड द डायग्राम, बिल्कुल बेटा स्पून फीडिंग वाली हैबिट डायग्राम में भी बता दो, फ्लो चार्ट में भी बता दो। क्यों बेटा, क्यों? अरे हाँ ठीक है भाई, CO2 लो, CO2 ठीक है, डन। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। कह रहे मैम पहले बताना था ना, हमने लिख लिया। अरे लिख लिया तो कौन सी गजब कोई चीज हो गई भाई, पन्ने खत्म हो गए तुम्हारे कंजूसों। लिख लिया तो लिख लिया, ये मैं बता तो रही थी ये उन बच्चों के लिए। चलो कोई बात नहीं, लिख लिया तो कोई नॉट ए बिग डील, प्रैक्टिस हो गई भाई। तुम बेटा देखो, लिखने पे रोते हो, नहीं लिखने पे रोते हो, नोट बनाने पे रोते हो, पढ़ने में रोते हो, रोते रहते हो भाई। लिख लिया तो लिख लिया, छड्डो भाई, आगे बढ़ो जीवन में, आगे देखो पीछे क्या रखा है बेटा, आगे बढ़ो। तुम टेंशन होने लग गई मैम, मैम हमने लिख लिया अब क्या होगा, मैम हमने लिख लिया मैम अब क्या होगा, मैम अब क्या होगा मैम। अब बेटा इस एंजाइम की एक बात बताने जा रही हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम इन योर बॉडी विच इज एक्चुअली हेल्पिंग इन दिस रिएक्शन। जो ये आपने CO2 को पानी से बाइंड करके H2CO3 बनाया, फिर H2CO3 को डिसोसिएट करके अलग करके बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस बनाए, ये रिएक्शन आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से होती है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपके आरबीसी के अंदर भी होता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेटा प्लाज्मा में भी डिसॉल्व होता है, प्लाज्मा में भी डिसॉल्व होता है। लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज का अमाउंट आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा है, प्लाज्मा में बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में है, बट होती है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बेटा कभी कभी ये चीज आ भी सकती है। सो आपको ये याद रखना है that this enzyme carbonic anhydrase is present in large amount within beta your RBC, within your RBC, but it is also present in small quantities dissolved in the plasma, dissolved in the plasma। ठीक है, लिख दें इसको। इस डायग्राम से एक चीज और समझ आ रही है, जो मैम ने बताया कि जहां अब आपको नजर आ रहा है टिश्यू में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है।
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जहां पे भी बेटा CO2 ज्यादा होगी वहां ओवरऑल हाइड्रोजन आयंस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि CO2 ये वाली रिएक्शन चलाती है बेटा, CO2 H2O से बाइंड करके H+ और HCO3- बनाती है, इसीलिए जहां जहां CO2 ज्यादा होता है वहां ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाते हैं। हाइड्रोजन आयंस गिविंग दैट एटमॉस्फेयर एन एसिडिक एनवायरमेंट, एसिडिक मतलब लो pH। ठीक है, यस। अब आपको वो वाली चीज की भी क्लैरिटी आ रही है, तो एक नोट डाल के बेटा हम लिखेंगे, आपको भी लिखना है, ये नोट आप सबको लिखना है बेटा, ये नोट आप सबको लिखना है। जो मैंने आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के बारे में एक बात बताई बेटा, क्या बताई मैम ने कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के बारे में बात? कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स is present in large quantity in RBC, but is also present within plasma, in small amounts, within plasma in small amounts बेटा, in small amounts, छोटे अमाउंट में है बट प्रेजेंट है, एक और बात बेटा हम लिखेंगे कि एवरी 100 ml ऑफ, जैसे ऑक्सीजन के लिए लिखा था वैसे एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड transports 4 ml of CO2 to alveoli। हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा 4 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है टू एल्वियोलाई। ये एनसीईआरटी का डेटा है, तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, यस एवरीबॉडी, डन डनाडन डन कर लो फटाफट से, सपोलो जल्दी बेटा। फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और फिर बेटा मैं आपको ना एक मेडिजी का स्क्रीनशॉट लेके आई हूं, जिसमें अगर किसी बच्चे को ना ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट बिना किसी थ्योरी के लास्ट मोमेंट रिवीजन करना हो, तो ऐसे 2 डायग्राम्स है बेटा जिससे आपको ऑक्सीजन और CO2 को जो आपने 3 क्लासेस में पूरी जो क्लास पढ़ी है ना, वो उन 2 डायग्राम से क्लियर हो जाएगी। वो कंक्लूसिव डायग्राम्स होती है CO2 और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। अरे फिर से मैं O2 लिख दे रही हूं क्या यार, ये पता नहीं O2 क्यों आ रहा है दिमाग में। ये लो CO2, 4 ml ऑफ CO2। ठीक है, पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट तो बहुत आसान था ना बेटा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सबसे ज्यादा 70% बनता बाइकार्बोनेट आरबीसी के अंदर है, ट्रैवल करने के लिए बेटा प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, 7% डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाता है प्लाज्मा के अंदर, और 20 से 25% बेटा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी बेटा हीम पार्ट से बाइंड नहीं करता, हमेशा बाइंड करता है बेटा ग्लोबिन पार्ट से, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, यस। एनसीईआरटी की रीडिंग करवाऊं पहले, फिर मैं आपको वो कंक्लूसिव डायग्राम दिखाऊंगी। चलो पहले एनसीईआरटी की रीडिंग बच्चों। ठीक है, देखो CO2 is carried out by hemoglobin as carbamino hemoglobin about 20 से 25%। बोला CO2 हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरी होता है, बट हीमोग्लोबिन में कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैरी होता है, सिर्फ 20 से 25% ही वैसे कैरी होता है। ठीक है, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ऑब्वियस सी बात है बेटा। अब एक चीज समझना बेटा, ये लाइन हमने लिखी नहीं है, बट अभी मैं आपको ये लाइन समझाती हूँ, फिर हम नोट में लिखेंगे। देखो
बोला कि CO2 की बाइंडिंग जो हीमोग्लोबिन से हो रही है मैम, वो बाइंडिंग जो होती है मेनली रिलेटेड होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा। जब मैंने तुम्हें लंग्स में ये चीज समझाई कि लंग्स में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, मेन फैक्टर क्या होता है बेटा जो ये डिसाइड करता है कि ऑक्सीजन उससे बाइंड करेगा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उस जगह पे डिसाइड करता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैसी हो रही है। वैसे ही टिश्यू में जब CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो मेन फैक्टर जो उसकी बाइंडिंग को अफेक्ट कर रहा है वो ये है कि CO2 का पार्शियल प्रेशर कैसा होगा। दो लोगों के बीच का प्रेम वो दो लोग ही तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं ना। तो लंग्स में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, और टिश्यू में बेटा CO2 बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से क्योंकि वहां CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। बाकी सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस एवरीबॉडी, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो उसकी बाइंडिंग मेनली डिसाइड हो रही है विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. Of course, partial pressure of oxygen is a major factor that could affect the binding. Yes, that could affect the binding. हाँ, yes. तो बेटा ये वाली चीज एक बार लिख लें, इसी नोट में पहले एक बार ये वाली चीज लिख लें। बाइंडिंग ऑफ CO2 with hemoglobin, binding of CO2 with hemoglobin is mainly decided by partial pressure of CO2 at tissue. अदर फैक्टर्स बेटा इसे अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेनली तो मैम पार्शियल प्रेशर CO2 का कैसा है वो डिसाइड करता है। यस, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सारे अफेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज हमें पता चल गई है, चाहे CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करे चाहे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करे, इनकी बाइंडिंग मेनली इसी पे डिपेंड करती है। अगर ऑक्सीजन की बात कर रही हूं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसा है, और अगर CO2 की बात कर रही हूं तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कैसा है ना। और बाकी सारे फैक्टर्स बेटा अफेक्ट कर सकता है, बट मेनली वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है ना। ये बात तो बेटा एक बहुत ही वैलिड बात है, बिल्कुल ही मतलब वैलिड बात है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। When partial pressure of CO2 is high and partial pressure of oxygen is low, जैसा कि हमें टिश्यू में दिखता है, more binding of carbon dioxide occurs. When the partial pressure of CO2 is low and partial pressure of oxygen is high, like in alveoli, dissociation of carbon dioxide from carboaminohemoglobins takes place. ये मैं आपको वो कंक्लूसिव डायग्राम में भी बताऊंगी, बट ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा। आप मेरे को एक चीज बताओ बेटा, बिल्कुल ध्यान से हाँ या ना करना। आपने लास्ट क्लास में लिखे थे ना बेटा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होता है और एक होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन। लिखा था या नहीं? ये बनाना नहीं है अभी, सिर्फ मुझे बताना क्या आपने ये लिखा था, हाँ या ना। लास्ट क्लास में आपने ये लिखा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होता है एल्वियोलाई में, और आपने लिखा था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है टिश्यू में। मेनली ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, बट अदर फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं, राइट बेटा। ये मैं आपको ना कंसेप्ट समझाने के लिए इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, बार बार बता रही हूँ एक छोटे टॉपिक को, पर आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए बेटा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन एल्वियोलाई में हो रहा था क्योंकि मैम वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, और यहां डिसोसिएशन हो रहा था क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था मैम। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चे? और बेटा अदर फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, पर मेनली तो इन्हीं का पार्शियल प्रेशर डिसाइड कर रहा है। अदर फैक्टर्स जैसे कि मैम यहाँ CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं, टेम्परेचर का भी खेल होता है, बट अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ। और यहाँ मैम CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं, हाँ या ना। जहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहे हैं यानी कि लंग्स, ये वही जगह है जहां CO2 हीमोग्लोबिन से अलग होगा। जहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अलग हो रहे हैं यानी कि टिश्यू, वहां CO2 और हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहे होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ऑक्सीजन की बेटा बाइंडिंग होती है लंग्स में, बट टिश्यू में ऑक्सीजन अलग हो रहा
होता है हीमोग्लोबिन से, लेकिन CO2 तो उल्टा है ना भाई, CO2 टिश्यू वाली जगह पे बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से और लंग्स वाली जगह पे मैम वो अलग हो जाता है। तो भाई तुमने जो पिछली क्लास में ये टेबल बनाई थी ना, उसी में ये वाली बात लिखो कि भाई एल्वियोलाई में जहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन हो रहा है, यहीं पे मैम और ऐसे लिख सकते हो CO2 हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। बेटा चमका की नहीं, मैं एक ना पोल कराऊंगी भाई, मेरे को सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। जहां ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर रहे हैं वहीं बेटा अपनी नोटबुक में लिख लो, वहीं अपनी नोटबुक में लिख लो, वहीं पे CO2 और हीमोग्लोबिन एसोसिएशन हो रहा होगा। आपको क्या बेटा, आप मुझे बताओ, क्या आपको ये वाले फैक्टर वापस से लिखने की जरूरत है? क्या आपको ये वाले फैक्टर्स वापस से लिखने की जरूरत है? फिर तो तुम रटते रह जाओगे कि बताओ CO2 हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। अरे भाई सेम ही फैक्टर्स हैं। बताओ ऑक्सीजन CO2 और हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, सेम ही फैक्टर्स है। रटना नहीं है, वापस से नहीं रटना है। जो फैक्टर्स ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को अलग करा रहे थे वही फैक्टर्स CO2 और हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन कराएंगे। देखो यही तो लिखा हुआ है ना बेटा, when partial pressure of CO2 is high and partial pressure of oxygen is low in the tissue, partial pressure of CO2 is high and partial pressure of oxygen is low, जैसे कि टिश्यू में होता है, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आकर एसोसिएशन हो रही है। हाँ मैम एसोसिएशन हो रही है। और मैम when partial pressure of CO2 is low and oxygen is high, जैसे कि एल्वियोलाई में होती है, partial pressure of oxygen is high, CO2 is low, dissociation of carbon dioxide from carbohemoglobin takes place. अपोजिट है भाई। चलो मैं पोल कराऊंगी, पहले मैं पोल कराऊंगी। यस समझ आया तो यस, नहीं समझ आया तो लो। बेटा मेरे को जेन्युइन ओपिनियन चाहिए बेटा, झूठी वूटी मत करना। ए या बी बता दो भाई, जल्दी बता दो, सच सच बताना बेटा, कोई मजाक मस्ती नहीं है। आपको ना वापस से पूरी पोथियां नहीं लिखनी है। जहां नोट्स आपने बनाए थे गर्म पानी, जहां आपने नोट्स बनाए हैं, जहां आपने ये वाली चीज लिखी है, बस उसके ब्रैकेट में ये वाली एक और चीज ऐड कर लो। एक और चीज ऐड कर लो कि जहां ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होता है वहां CO2 का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन होता है। सेम फैक्टर्स है भाई। जहां हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट होती है वहां CO2 और हीमोग्लोबिन एसोसिएट होती है भाई। मेरे को ना एक्चुअली बेटा ऑनलाइन में ना क्या होता है ना, आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। स्टॉप पोल, मेरे को तो समझ आया, मैं यस कर रही हूं। लेकिन ये क्या है, ये 12% बच्चे क्या है, क्या है ये, क्या है ये 12%? और ये क्या है, डी और ई वाले, जिनको मामला ही नहीं पता चल रहा है, डी और सी वाले, क्या है ये? 84% गुड है, मैं 84% के साथ आगे जा रही हूँ। और ये 3% तो तुमने बेटा सी और ई में खा गए। कैसे बच्चे हो तुम लोग? क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ रही हूँ बेटा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। चलो मैं आगे चल रही हूं, ठीक है ना, आगे बढ़ू। अब देखो बेटा, डिसोसिएशन हुई आपके बेटा एल्वियोलाई में, जहां CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट एल्वियोलाई। बोला कि मैम ये जो हीमोग्लोबिन और CO2 प्यार से बंधे हुए थे, अब मैम एल्वियोलाई में आके वो अलग हो जाएंगे, ताकि आप CO2 को अलग करके CO2 को एक्सहेल आउट कर सको, CO2 को एक्सहेल आउट कर सको। ठीक है, देखो RBC contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and minute quantity of the same is present in the plasma too. बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी रीड करने का यही इंपॉर्टेंस है कि मैम छोटी क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में मैम ये एंजाइम जो आप बता रहे हो कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये प्लाज्मा में भी होता है, और हाई क्वांटिटी में ये आपके आरबीसी के अंदर होता है, जो ये वाली रिएक्शन को चलाता है दोनों दिशा में। देखो, दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ द डायरेक्शंस। CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2CO3, और वो अलग होके मैम HCO3 माइनस एंड H प्लस बनाता है। जब बेटा आप एनसीईआरटी में रीड कर रहे हो ना, तो आप ऐसे लिखो कि ऐसे डायरेक्शन में रिएक्शन होती है टिश्यूज के अंदर, और मैम ऐसे डायरेक्शन में रिएक्शन होती है एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, यस,
at the tissue site where the partial pressure of CO2 is high due to catabolism. बोला मैम टिश्यू वाली जगह पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है. कैटाबॉलिज्म क्यों? कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन. आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे होते हो, एनर्जी बना रहे होते हो, तो वहां CO2 मैम बन रही होती है. CO2 डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, डिफ्यूज करती है ब्लड के अंदर CO2, आरबीसी में जाती है, प्लाज्मा में जाती है, एंड इट फॉर्म्स बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस. फिर बोला at alveolar site where partial pressure of CO2 is low, the reaction proceeds in the opposite direction leading to the formation of Cu2 and H2O. मैम टिश्यू में इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, और मैम लंग्स पे जब हम जाते हैं तो उल्टी दिशा में रिएक्शन होती है, और उल्टी दिशा में होती है तो बेटा CO2 अलग हो जाता है और H2O अलग हो जाता है, और जब CO2 बन जाता है तो CO2 को ही आप एक्सेल आउट करते हो. इसको मैं एक डायग्राम में भी लास्ट में दिखाऊंगी. ठीक है. CO2 trapped as bicarbonate at tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2. यहां पे बोला कि मैम देखो CO2 का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए आपने बाइकार्बोनेट बनाया तो था, पर आप बाइकार्बोनेट कभी एक्सेल आउट थोड़ी करते हो. आप बाइकार्बोनेट थोड़ी एक्सेल आउट करते हो. देखो जो प्लाज्मा में CO2 डिसॉल्व हुई थी वो तो चलो प्लाज्मा से वापस उल्टी दिशा में बेटा CO2 को आपने एल्वियोलाई में भेज दिया. जो हीमोग्लोबिन से बेटा CO2 बाइंड हुई थी वो भी हीमोग्लोबिन से अलग होके CO2 को आपने एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर दिया. बट जो बाइकार्बोनेट आपने बनाया था मैम, आप बाइकार्बोनेट को तो एक्सेल आउट नहीं कर सकते हो. तो अभी आपको मैं जो डायग्राम दिखाऊंगी उसमें आप देखोगे बाइकार्बोनेट वापस से बेटा CO2 में पहले कन्वर्ट होती है और फिर आप बेटा उस CO2 को एक्सेल आउट करते हो. ठीक है. आगे देखो. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml CO2 to the alveoli. क्या आप लोग बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में वो बोलते हैं ना लास्ट कॉफिन ऑन द नेल, क्या उस चीज के लिए रेडी है? एक लास्ट ऐसा डायग्राम मैं मेडीजी का स्क्रीनशॉट लेके आई हूं, क्योंकि मेडीजी में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ था, तो मैं मेडीजी का डायग्राम लेके आई हूं. उससे बेटा ये सारी चीजें हम समझ जाएंगे जो मैं आपको बता रही थी ना. कंक्लूसिव है वो कि जो फैक्टर्स ऑक्सीजन की बाइंडिंग कराते हैं वही फैक्टर CO2 को कैसे डिसोसिएट करा रहे हैं हीमोग्लोबिन से, वो सारी चीजें बेटा आपको समझ में आ जाएगी. क्या हम कर सकते हैं बेटा उसे तैयार? यस यस. ये रहा वो डायग्राम. ठीक है. और मैं लाइट्स को करती हूं कम या ज्यादा, थोड़ा ज्यादा करते हैं इसके लिए. ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है बेटा? इसके लिए एक हेडिंग डालनी पड़ेगी. एक हेडिंग डालो. जब भी आप रिवाइज करोगे ना, आप इस डायग्राम से भी रिवाइज कर सकते हो. दिस इज कंक्लूसिव डायग्राम ऑफ, दिस इज बेटा कंक्लूसिव डायग्राम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. पूरे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का कंक्लूसिव डायग्राम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. हेडिंग ये होगी, आपको बनाना है. इससे पहले कि आप मुझसे ये पूछो, मैं आपको बेटा आराम से 5-7 मिनट्स का टाइम दूंगी, आप बना सकते हो. पहले आप समझ लो मेरे से, फिर आप बेटा मैं आपको आराम से 5 मिनट्स का टाइम दूंगी, आप आराम से बनाना. पहले आप सिर्फ और सिर्फ समझो बेटा. ठीक है. फिर ठीक है. हाँ, चेरी ऑन टॉप ये भी बोल सकते हैं, आइसिंग ऑन केक ये भी बोल सकते हैं. आप सिर्फ समझोगे बेटा, कोई अभी अपना पेन नहीं उठाएगा, कोई भी पेन से बनाएगा नहीं, सिर्फ समझेगा. मैं आपको अलग से 5 मिनट्स, फुल 5 मिनट्स दूंगी, मैं बैठी रहूंगी, आप 5 मिनट्स बनाना. अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो आप बना लो. अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप वेट करो, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी. ठीक है. आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? अब देखो, 2 डायग्राम बनाए हुए हैं. दोनों डायग्राम से आपको क्या पता चलेगा बेटा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे कैसे हो रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं. ठीक है. फर्स्ट वाला डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी में क्या क्या हो रहा है, और दूसरा डायग्राम मैंने बेटा दिखाया हुआ है टिश्यू में और सिस्टमिक कैपिलरी में क्या क्या हो रहा है. अब बेटा ध्यान से सुनते जाना. ठीक है. हाँ, मेडीजी में भी बनाया हुआ है. मेडीजी में मैम हमारे पास मेडीजी है तो क्या हम बनाएं? बेटा देख, क्लास में बैठा हुआ है तो प्रैक्टिस के लिए जरूर बना यार. मेडीजी है ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो तुम्हें क्विक रिवीजन में हमेशा हेल्प करेगी. ठीक है. एक बारी देखो बेटा, एल्वियोलाई बनाया हुआ है. अब पहले तो बेटा ये चीज तुम्हें समझ में आती है कि नहीं कि एल्वियोलाई अगर है तो मैम ये वही वाली जगह है जहां HbO2 फॉर्मेशन होगा और
HbCO2 डिसोसिएशन होगा। थम्स अप देते जाना अगर मेरी बात से अग्री करते हो। अग्री करते हो तो थम्स अप दे देना। और मैम टिश्यू वो जगह है जहां HbO2 डिसोसिएशन होगा और मैम HbCO2 फॉर्मेशन होगा। यस यस एवरीबॉडी। तो मैम वही तो अभी पढ़ना है हमें। जितनी कहानी हमने 3 दिन तक पढ़ी मैम वो 2 डायग्राम में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी बेटा। देखो अभी कैसे 2 डायग्राम में खत्म हो जाएगी। इसमें थोड़ी डिटेल्ड और चीजें बताई हुई है। पहले तो हम सिंपल पढ़ लेते थे, हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन आयन कहां से आया, सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है। अब देखना समझ जाओगे तुम। देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है मैम 3 तरीके से, आपने बताया था। डिसॉल्व्ड इन द 2 तरीके से। एक होता है डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा 3%, एक होता है बाउंड स्टेट विद द हीमोग्लोबिन। मैम दिखाओ डायग्राम में कहां दिया हुआ है। मैम आपने बोला एल्वियोलाई में HbO2 फॉर्म होता है, तो बेटा ऑक्सीजन 3% तो मैम प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई और 97% मैम हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। बेटा ये आप बोलोगे कि मैम आपने हीमोग्लोबिन को ऐसे क्यों बना रखा है, तो बेटा हीमोग्लोबिन ऐसे भी प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिन इस तरीके से भी प्रेजेंट होती है जिसे हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलते हैं। HbH के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है, इसीलिए मैंने HbH के फॉर्म में इसे दिखा रखा है। हमने जब बनाया था तो हमने सिंपली बेटा Hb के साथ बना दिया था, उसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझो बेटा। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के इस फॉर्म से कंबाइन कर रही है तो बेटा बना रही है HbO2 और बेटा इसमें से HbH में से H अलग हो गया, हाइड्रोजन आयंस अलग हो गए। हाइड्रोजन आयंस अलग हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मैम 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके हुआ और 97% मैम हीमोग्लोबिन से बाइंड होके हुआ। हमने सिंपल रिएक्शन लिखी थी कि ऑक्सीजन विद Hb फॉर्म्स HbO2, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैम हीमोग्लोबिनिक एसिड के फॉर्म में भी हीमोग्लोबिन होता है, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि HbO2 बना और हाइड्रोजन आयंस अलग हो गए। ठीक है, ये डिटेल्ड है बेटा, ये डिटेल्ड है। ये तो बेसिक केमिस्ट्री है जो तुम पढ़ते हो, बेसिक केमिस्ट्री है ना। अब बेटा समझना मेरी बात। यहां तो मैम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमें समझ आ गया कि ऑक्सीजन 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो गई, बाइंडिंग हुई। बट मैम यहां वो वाली जगह है जहां CO2 डिसोसिएट होती है हीमोग्लोबिन से, या CO2 उल्टी दिशा में जाती है, क्योंकि CO2 को तो एक्सहेल आउट करना है। अब मैम यहां वाले ब्लड में CO2 3 फॉर्म्स में आई होगी। बिल्कुल मैम, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके आई होगी, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आई होगी और 20 से 25% मैम आई होगी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। और इसी CO2 को जो ये 3 फॉर्म्स में मैम यहाँ पे आई होगी, इसी को तो मैम हमें क्या करना है, उल्टी दिशा में एल्वियोलाई में भेजना और एल्वियोलाई से मैम एक्सहेल आउट करना है। अब देखो बेटा, क्या यहाँ पे आपको, बेटा मैं ये हटा दे रही हूँ क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसे मैं हटा दे रही हूँ। अब आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है? अरे भाई क्या हो गया, मैंने पूरा मिटाया था। जादू हो रहा है भाई ये तो। अब बेटा यहाँ देखो, अब आपको ये नजर आ रहा है, अब आपको ये नजर आ रहा है मैम CO2 यस 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व था, 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व था, तो इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मैम, ये ऑटोमेटिकली एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो गया और मैम ये एल्वियोलाई से एक्सहेल आउट हो जाएगा CO2। ठीक है मैम, कुछ आया था हीमोग्लोबिन से बाइंड करके, 23% बोल लो या फिर 20 से 25% बोल लो, दोनों करेक्ट है। आप कहोगे मैम 20 से 25% बताया था, एवरेज 23%, कोई दिक्कत नहीं है ना मैम। ये HbCO2 यहां आके कैसे डिसोसिएट होती है, कैसे अलग होती है, अब देखना कैसे अलग होती है बेटा। जैसे जैसे तुम यहाँ ऑक्सीजन भेजते जाते हो ना, कुछ ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है बेटा, HbO2 बना रहा है, और कुछ ऑक्सीजन क्या करता है, ये HbCO2 को अलग करने के काम में आता है। मैंने आपको बताया था ना, अदर फैक्टर्स कैन अफेक्ट द बाइंडिंग। दूसरे फैक्टर्स इनके प्यार को बढ़ाने में और इनके प्यार को घटाने के काम में आते हैं, और वो दूसरे फैक्टर्स में ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन आयंस आते हैं। याद आ रहा है? अब देखो बेटा, ये जो HbCO2 आई थी प्यार प्यार से यहाँ ट्रैवल करके, अब इसको क्या पता था यहाँ आके इसको अलग होना पड़ेगा। कौन अलग कर रहा है बेटा? यही ऑक्सीजन जो तुम इनहेल कर रहे थे, ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में दरार डालती है, इसको तोड़ देती है,
और तोड़ के बेटा खुद जाके बाइंड कर जाती है, HbO2 बना लेती है और CO2 को अलग कर देती है। CO2 को अलग करके बस CO2 को तुमने एक्सहेल आउट कर दिया। क्या आपको ये बात समझ में आई इस डायग्राम से? क्या आपको ये बात डायग्राम से समझ में आई बेटा? यस। प्लाज्मा वाली तो डायरेक्टली चली गई, जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके आई थी उसको क्या पता था कि एल्वियोलाई में मुझे ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे ही हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिला तो वो उससे जाके चिपक गई बेटा और CO2 को उसने अलग कर दिया, CO2 को एक्सहेल आउट कर दिया। बट मैम अभी तो सिर्फ 20 से 25% ही हुआ और ये 7% हुआ। मेजर जो CO2 यहाँ पे आई थी वो तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आई थी मैम। वो वाली मैम कैसे एक्सहेल आउट करते हो आप? बाइकार्बोनेट को तो एक्सहेल आउट नहीं करते हो, तो उसको कैसे बाहर निकालते हो मैम? उसको भी बताती हूँ बेटा, देखो उसको भी बताती हूँ, जरा देखो। बाइकार्बोनेट बेटा किस में डिसॉल्व होके आई थी? प्लाज्मा के अंदर आई थी कि नहीं? बनी आरबीसी के अंदर थी, टिश्यू में, बट डिसॉल्व किसके अंदर हुई थी? प्लाज्मा के अंदर। लेकिन इसको वापस से बोला था ना आरबीसी ने, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। देखो टिश्यू में जब ये बनी थी, तो कहा कि भाई मेरा तो काम हो गया, मैं निकल ली तेरे से, मेरा तो काम हो गया, मेरे को अब आरबीसी का जरूरत नहीं है, मैं तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाऊंगी। टिश्यू में ऐसा ही हुआ था ना, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके गई थी लंग्स के पास। अब लंग्स में आने के बाद बाइकार्बोनेट कह रही है भाई अब बाइकार्बोनेट को तो इंसान एक्सहेल आउट नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं? अब मुझे वापस से आरबीसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो आरबीसी को आते हैं मजे कि देखा, कहा था ना मैंने तेरे को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। देखो बेटा ये बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रैवल कर रहा था, इसको वापस से आरबीसी के अंदर जाना पड़ा और ये वापस से आरबीसी के अंदर जाके उल्टी दिशा वाली रिएक्शन चलाती है। याद करो अभी एनसीईआरटी में दिखाया, उल्टी वाली रिएक्शन। ये बाइकार्बोनेट कंबाइन करती है H+ से। ये H+ कहां से आया? यहीं से आया। H+ से कंबाइन करती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, H2CO3 बनाती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में H2O बनाती है, CO2 बनाती है, CO2 को ही एक्सहेल आउट करते हो। इस तरीके से CO2 को एक्सहेल आउट करते हो। क्या मजेदार था बेटा, सोचो। तो मैंने एक ही जगह पे तुम्हें यह भी दिखा दिया कि एल्वियोलाई में देखो कैसे तुम्हारे CO2 को तुमने हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट किया, या CO2 को बेटा तुमने कैसे एक्सहेल आउट किया, और उसी एल्वियोलाई में तुमने कैसे ऑक्सीजन की बाइंडिंग कराई। एक ही रिएक्शन में सारा क्लियर है। यस, एक थम्स अप दे दो अगर ऊपर वाला डायग्राम समझ में आ गया। बट आई विल गिव यू 5 मिनट्स टाइम टू नोट इट डाउन। जिसके पास मेडिजी है उसके पास तो है, जिसके पास नहीं है उनको भी मैं टाइम दे दूंगी ये नोट करने के लिए। ये डायग्राम कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, ये मेडिजी में है। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, और ये डायग्राम से आपको बेटर डायग्राम और कहीं नहीं मिलेगा बेटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, सारे फैक्टर्स को एक ही जगह समझने के लिए कहीं भी नहीं मिलेगा बेटा। और देखो एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन आपको कहां दिख रही है बेटा? एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन आपको टिश्यू में दिखेगी। मैम टिश्यू वो जगह है जहां ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के प्यार में मैम कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होगा टिश्यू में। और ये वो जगह है जहां हीमोग्लोबिन को CO2 से प्यार होगा, क्योंकि यहां CO2 की बाइंडिंग होती है। अब देखो कैसे कैसे होती है। CO2 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया। CO2 बेटा ये वाली रिएक्शन चला रहा है, H2O से बाइंड हुआ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस H2CO3 बनाया, है ना, Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेस बनाया के प्रेजेंस में H+ और HCO3- बनाया। मैम ये 70% था, इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमेशा प्लाज्मा में डिसॉल्व होना पड़ता है। और मैम रेस्ट जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। अब देखो बेटे हीमोग्लोबिन से कैसे बाइंड करेगा? ये HbO2 मैंने क्यों लिख रखा है? क्योंकि मैम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी आए होंगे, और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ये तोड़ के खुद हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। देखो जैसे कि यहाँ पे हुआ था, जैसे यहाँ पे हुआ था, याद आ रही है मेरी बात? यहाँ पे क्या हुआ था? जितने भी HbCO2 आपके आए थे उसके बीच में ऑक्सीजन ने खलल डाली थी और खुद जाके ऑक्सीजन से चिपक गया था, खुद जाके ऑक्सीजन से चिपक गया था। यहाँ पे CO2 ने वही काम किया। जितने भी HbO2 थे बेटा उनको तोड़ने के लिए खुद जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गया, HbCO2 बना दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। यही ऑक्सीजन तो बेटा तुम फिर एक्सहेल आउट करते हो। इस तरीके से HbO2 को तुमने बेटा डिसोसिएट किया। कुछ ऑक्सीजन तो मैम प्लाज्मा में ट्रैवल करके आ रहा था, तो इसको डायरेक्टली बेटा आपने डिफ्यूज कर दिया टिश्यूज में। यस, HbO2 कुछ बेटा हाइड्रोजन आयन से बाइंड करते हैं। हाइड्रोजन आयन्स बेटा यहां जो बने थे इसी हाइड्रोजन आयन से बाइंड करते हैं, और बेटा HB जाके इस H+ से कंबाइन कर जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देते हो।
तो टिश्यू वाली जगह पे हाइड्रोजन आयंस और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलके HbO2 की बैंड बजा देते हैं, दोनों मिलके HbO2 की बैंड बजा देते हैं। कुछ कुछ HbO2 के साथ में बेटा CO2 जाके बाइंड करता है और कुछ कुछ के साथ में हाइड्रोजन बाइंड करते हैं। दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे डायग्राम में? यस, HbO2 के साथ कुछ कुछ हाइड्रोजन आयंस बाइंड किए तो HBH बनाया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, और कुछ कुछ के साथ बेटा कुछ कुछ HbO2 के साथ में CO2 ने बाइंड किया और HbCO2 बनाया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। दैट्स ऑल बेटा। आप देखो अल्टीमेटली अगर मैं आप अब ये बनाना स्टार्ट करो बेटा। अरे यार बोर्ड को क्या हो रहा है? अब बेटा आप ये बनाना स्टार्ट करो, अब ये पूरा बनाओ। चलो सारे बच्चे बेटा अब ये पूरा बनाओ। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, आप इससे पूरा डायग्राम बनाओ। अल्टीमेटली मैं आपको ये बोलूंगी कि मैंने आपको पूरा बेटा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, बहुत टाइम लेके समझाया है, शायद जितना टाइम चाहिए था उससे ज्यादा टाइम लेके समझाया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपको हर चीज के पीछे का लॉजिक पता चले, कंसेप्ट पता चले। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है कभी कभी डायग्राम्स कि मैम हमें इतने कंसेप्ट्स में ना बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है, लोड हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप सिंपल जो एनसीईआरटी बेस्ड मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं आप सिर्फ उतना याद रखो, क्योंकि नीट का लेवल तो इतना है ही नहीं बेटा कि डेप्थ में कोई क्वेश्चन देते हैं, ऐसा लेवल है ही नहीं। बट दीज आर द बेस्ट कंक्लूसिव डायग्राम्स बेटा, ठीक है। इफ यू वांट समथिंग जो तुम्हारे बेटा हर एक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो इससे बेहतरीन डायग्राम और कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। ये कंक्लूसिव डायग्राम है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, टिश्यू में क्या हो रहा है, एल्वियोलाई में क्या हो रहा है। बट जिन बच्चों को ओवरलोडिंग लगती है उनके लिए भी बेटा एक बेनिफिट है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड जितनी भी पॉइंट्स मैंने, ये भी एनसीईआरटी का ही है भाई, बस इसको मैंने कंक्लूजन करके बना दिया ना, तो कई बच्चों को थोड़ा लोड लगता है। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैम सिर्फ वो वाले पॉइंट्स पढ़ूं तो क्या मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ पीडीएफ से देख के भी डायग्राम बना सकते हो, बिल्कुल सही बेटा, जल्दी जल्दी बना लो। नहीं मैं अभी अभी टाइम दूंगी, कई बच्चे बेटा क्लास में बना रहे होंगे तो मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती। आप बनाओ बेटा, आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 5:15 से स्टार्ट करूंगी, आप आराम से बेटा इस डायग्राम को बनाओ देख देख के। मैं 5:15 से स्टार्ट करूंगी। सो दिस इज फ्रॉम जूलॉजी में डेजी। आज आपकी क्लास में बेटा बहुत स्पैमर्स आए हैं, पता नहीं ये 2.0 वाले हैं या नॉर्मल वाले हैं। नहीं नहीं, जूलॉजी में डीजी की पीडीएफ तो बेटा नहीं है अवेलेबल, उसकी तो किताब ही है बेटा जो आपको पीडब्ल्यू स्टोर या अमेजोन पे मिलेगी, उसकी पीडीएफ नहीं है बेटा। विधि बेटा थैंक यू। ये डायग्राम एक्चुअली उसका था तो मैं ये ले आई थी, है ना। यस बेटा मुझे पता है, देखो कभी कभी समझो, जैसे कई बार ना बेटा कई टॉपिक्स में थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट्स होते हैं, आपको ये नहीं समझना है कि वो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, आपको कोशिश ये करनी है कि मैं समझ जाऊंगी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जो मेरे समझ ना आए। आपका पहला अप्रोच इस चीज को लेके होना चाहिए कि अगर मेरे को एक बार नहीं समझ में आया ना तो मैं मैम का लेक्चर दोबारा देखूंगी, तिबारा देखूंगी, चौथी बार देखूंगी, ये अप्रोच बेटा होना चाहिए। मैंने तो अपने एफर्ट्स आपको समझाने के लिए बहुत किए, बट आपको इक्वली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बाई चांस अगर 1% बच्चों को भी कुछ भी डाउट्स है, मैं उनके लिए ये वाली बात बोल रही हूँ, ठीक है। डन 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 डन। रिवेंज टेकन बाय CO2 एट टिश्यूज, बिल्कुल बेटा। 1 मिनट मोर, आपके पास 1 मिनट का और समय है, आप कर लीजिए बेटा, जो बच्चे क्लास में बना रहे हैं उनके लिए, फिर बेटा हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
डन 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 एवरीवन, डन 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 बेटा, डन 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 डन। आगे करें फिर बेटा, 1 सेकंड देना। हेलो, चलिए चलिए ठीक है बेटा, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट बेटा, आज का आखिरी टॉपिक जो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा बेटा। यस, हेलो हेलो, बेटा जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन? भाई जो ये आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, नॉट डन, नॉट डन। अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो, टेक 2 more minutes। कर लो कर लो कर लो, लास्ट स्लाइड। चलो 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 चलो, कर लो कर लो बेटा, फिर 2 मिनट और लो। बाकी बच्चे जिन लोगों का बेटा हो गया था, चलो चलो कर लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कर लो बेटा। जिन लोगों का हो गया है, प्लीज आप लोग पीछे के टॉपिक्स निकाल के रिवाइज कर लो यार, ठीक है? डन 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 कर लो, डन 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 डन। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। ये सारे बच्चों का हो गया है पक्का? फिर मैं बैकस्लाइड और करूंगी नहीं। हो गया ना? चलिए चलिए चलिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अब मैं बैकस्लाइड नहीं करूंगी, फिर आगे आते हैं। चलो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब है जो आप नॉर्मल बेटा इनहेल कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हैं, फोर्सफुल इनहेल कर रहे हैं, फोर्सफुल एक्सहेल कर रहे हैं, फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजों को रेगुलेट कैसे किया जाता है, यही होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब कि ये ब्रीदिंग को जो आप कंट्रोल कर रहे हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मैम 2 रेगुलेशंस होते हैं, एक होता है नर्वस रेगुलेशन और एक होता है बेटा केमिकल रेगुलेशन। बेटा कुर्सियों की पेटी एकदम सीधी रहनी चाहिए, टेबल पे एकदम सीधे सीधे बैठो बेटा, सीधे 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 एकदम, सिट स्ट्रेट एवरीबॉडी, सिट स्ट्रेट एवरीबॉडी, सिट स्ट्रेट एवरीबॉडी। नींद नहीं आनी चाहिए, अटेंशन। मैम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है, मतलब हम ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहे हैं अलग अलग कंडीशन में। फ्लो चार्ट से समझेंगे बेटा, पोथिया नहीं, फ्लो चार्ट। मैम ये जो रेगुलेशन होती है, पहले तो इसका हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये 2 प्रकार से होती है। हमारी बॉडी में 2 प्रकार की रेगुलेशन है। एक नर्वस रेगुलेशन है, यानी कि नर्वस सिस्टम की मदद से, और एक है केमिकल रेगुलेशन। केमिकल बेटा किसी बॉडी में किसी केमिकल की प्रेजेंस की मदद से, ठीक है? केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन, एक है नर्वस रेगुलेशन, एक है केमिकल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन। बेटा नर्वस रेगुलेशन में फिर 2 टाइप्स हैं, 2 प्रकार है। एक है मैम नर्वस रेगुलेशन में नंबर 1 बाय आर
RC and number 2 by PC। RRC का मतलब रेस्पिरेटरी रिदम। आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में लिखो बेटा, नॉर्मल पोर्ट्रेट में, फिर हम इस फ्लो चार्ट को अलग से डिटेल में करेंगे। थैंक यू आयुष बेटा, ठीक है। नहीं वंश बेटा, इसीलिए है ना। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दैट इज बेटा RRC एंड बाय PC। PC का मतलब है बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर। नेक्स्ट फ्लो चार्ट में इसे डिटेल में करेंगे। केमिकल रेगुलेशन मैम, with the help of chemoreceptors, with the help of chemoreceptors हम कीमो रेगुलेशन करते हैं। पर कीमोरिसेप्टर्स होते क्या है मैम, पहले वो बता दो। कीमोरिसेप्टर्स बेटा होते हैं आर रिसेप्टर्स sensitive for chemicals, sensitive for chemicals like hydrogen ions, CO2। अब मैम इसका भी फ्लो चार्ट बता दो। कीमो रिसेप्टर्स दो जगह पे होते हैं, एक कहलाते हैं आयोटिक बॉडीज, एक कहलाते हैं कैरोटिड बॉडीज। पहले फ्लो चार्ट करो फिर समझाऊंगी बेटा। कैरोटिड बॉडीज, ये नंबर 2। आयोटिक बॉडीज कहां पे है बेटा जी? ओ माय गुडनेस, घुटने में बेटा दर्द हो जाएगा तुम्हारी क्लास में, इतना बैठ बैठ के लिखना पड़ता है कई बार। कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन, chemoreceptors present on aorta, chemoreceptors हे राम जी प्रेजेंट ऑन कैरोटिड आर्टरी। पहले मेरे प्यारे सपोलो, ओ माय गॉड, इसका डन डन करो, इसका डन करो जल्दी 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 जल्दी। हो जाए तो बेटा एक थम्स अप दे देना। डन हो गया बेटा। देखो हमने लिखा है कि जो रेगुलेशन होती है रेस्पिरेशन की, यानी कि बेटा रेगुलेट करने का मतलब होता है कि मैम कभी हमारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग, आपको लग रहा होता है कि हम जो ये ब्रीदिंग कर रहे हैं ये अपने आप से हो रहा है, नहीं। ये जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं ना बेटा, नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सहेल, या कभी मैं ऐसे कर रही हूँ या कभी मैं ऐसे कर रही हूँ, फोर्सफुल इनहेल फोर्सफुल एक्सहेल, या फास्ट ब्रीदिंग, जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो बेटा हमारी फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है, कभी योगा कर रहे होते हैं तो डीप ब्रीदिंग हो जाती है। मैम ये सारी चीजें ही रेस्पिरेशन का रेगुलेशन है, जो हमारे दो चीजें मिलके कर रही होती है इस चीज को रेगुलेट। एक हमारा नर्वस सिस्टम और एक होता है बेटा हमारा केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन या नर्वस रेगुलेशन में दो चीजें होती है जो इसको कंट्रोल करती है, एक होती है बेटा RRC, और इसको बेटा स्टार मार्क कीजिए दोनों को। वैसे सारा ही स्टार मार्क है बेटा, कुछ को भी मैं स्टार मार्क छोड़ दूं वो कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक है बेटा न्यूरल रेगुलेशन में बाय RRC, जिसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए अवनी बेटा, एक एक चीज सारी चीजें समझा रही हूं, पेशेंस।
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता क्या है, कहां होता है, कैसे रेगुलेट करता है, अभी बताऊंगी। इसे न्यूरल क्यों बोला, अभी बताऊंगी। और दूसरा होता है बाई पीसी न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्या करता है, कहां होता है, नर्वस रेगुलेशन का कैसे पार्ट है, सब बताऊंगी। दूसरा होता है केमिकल रेगुलेशन। केमिकल का मतलब होता है मैम बॉडी में कई बार ऐसे जो केमिकल्स है, केमिकल्स मतलब रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी में क्या केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन आयंस, बट मैंने ऑक्सीजन की बात नहीं की है, ध्यान रखना, अभी बताऊंगी। मैम बॉडी में जब ऐसे केमिकल्स जो होते हैं ना, CO2, हाइड्रोजन आयंस जो हमारे ब्लड में होते हैं, मैम कई बार ये केमिकल्स का ऊपर नीचे होना बॉडी में, इन केमिकल्स का ऊपर नीचे जो इनकी अमाउंट है, इसके लिए हमारे कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो इनके ना भाव कैसे हैं बॉडी के अंदर, कॉन्सेंट्रेशन कैसी है बॉडी के अंदर, इनके चेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। कीमो रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर्स जो केमिकल्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, कैसे करते हैं काम बताऊंगी। तो मैम कीमो रिसेप्टर्स की मदद से भी हमारी रेगुलेशन होती है रेस्पिरेशन की। कुछ कीमो रिसेप्टर्स को बोला जाता है अयोटीज बॉडीज, कुछ कीमो रिसेप्टर्स को बोला जाता है कैरोटिड बॉडीज। ऐसे कीमो रिसेप्टर्स जो अयोटा में प्रेजेंट है, अयोटा क्या होती है बेटा, अभी बना के भी बताऊंगी अलग से। अयोटा क्या होती है बेटा, जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, वो अयोटा होती है कि नहीं। अयोटा के अंदर, अभी मैं डायग्राम से भी दिखाऊंगी आपको, अयोटा के अंदर अयोटिक बॉडीज होती है, और अयोटा की ही, अयोटा तो मेन टहनी है, अभी इसे बनाना मत, अभी मैं आपको बना के बताऊंगी। जैसे अयोटा होती है ना बेटा, अयोटा के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स होती है जिन्हें अयोटिक बॉडीज बोलते हैं। अभी मैं पूरा बताऊंगी, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, प्लीज अभी घबराना मत, ठीक है। और अयोटा की ही बेटा ऐसे ब्रांच होती है, अयोटा की ही एक ब्रांच होती है जिसे कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। अयोटा की ब्रांच आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी वो होती है बेटा जो आपके ब्रेन तक ब्लड लेके जाती है, वो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड देती है, अयोटा की वो ब्रांच, उसे कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। मैं सब कुछ अभी डायग्रामेटिकली बताऊंगी। आप मुझे बताइए, ये फ्लो चार्ट अगर बना लिया तो आगे बढ़ जाते हैं। ये फ्लो चार्ट अगर बना लिया तो आगे बढ़ जाते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया है बेटा, अभी मैंने सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दी है। समझाऊंगी तो मैं अब बेटा, आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी गई है। अब मैं आपको ना नर्वस रेगुलेशन से स्टार्ट करती हूँ। अब एक्चुअल में आप समझोगे कि रेगुलेशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमने लिखा है नर्वस रेगुलेशन, सबसे पहले हमने लिखा है मेरे प्यारे बच्चे नर्वस रेगुलेशन, ठीक है। तो पहले ही ना कुछ बच्चे पहले ही घबरा जाते हैं, मैम ये क्या है, मैम कैरोटिड आर्टरी क्या है। बेटा अभी समझाया ही नहीं है, पेशेंस रखो, अभी समझाऊंगी, सारी चीजें समझाऊंगी, बिना समझाए क्या आज तक क्लास खत्म की है। नंबर 1 मैं आपको यहां पे समझाती हूँ, बाई RRC, फुल फॉर्म तो आपने देख लिया है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आपको इसके नाम से इसका कार्य समझ में आना चाहिए। ऐसा सेंटर जो रेस्पिरेशन की रिदम को रेगुलेट करता हो। रिदम यानी कि तालमेल, आपकी जो रिदम है, इनहेलेशन इतने ड्यूरेशन का हो रहा है, एक्सहेलेशन इतने ड्यूरेशन का हो रहा है, ये तालमेल अपने आप से नहीं मेंटेन होता। आपको लग रहा है अपने आप से मेंटेन हो रहा है, ये तालमेल हमारी नर्वस रेगुलेशन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसका कि सबसे पहला जो बेटा पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसकी लोकेशन किधर को है, और ये न्यूरल का पार्ट क्यों हुआ, नर्वस रेगुलेशन का पार्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसके लोकेशन ही बेटा ब्रेन में है। लोकेशन होती है मेड्यूला रीजन ऑफ द ब्रेन। आपके ब्रेन में बेटा फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है, और हाइंड ब्रेन में बेटा ऐसे लिख लो ना, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में बेटा एक रीजन होता है जिसे मेड्यूला बोलते हैं। हाइंड ब्रेन में एक रीजन होता है, एंड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ बेटा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसीलिए ये नर्वस रेगुलेशन है। क्योंकि बेटा नहीं, आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में कर सकते हैं बेटा, नम्रता आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में कर सकते हैं, नम्रता बेटा धन्यवाद। चलो देखो, है ना, मेड्यूला इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ बेटा, तो ये आपको पता होगा। मेड्यूला एक, जिसके पास नहीं है उसको भी पता होगा, जिसके पास है शायद उसको भी पता होगा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन होते हैं, और हम ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है बेटा मेड्यूला रीजन, और क्योंकि ये ब्रेन में आता है ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसीलिए तो बेटा इसे क्या बोला हुआ है, इसीलिए तो इसे बोला हुआ है नर्वस रेगुलेशन। अरे यार बेटा पता है ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट बन गया है,
कोई बात नहीं, आपने बना लिया तो मैं आपको कटवाऊंगी नहीं। इसमें ना सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स करने थे, बट कोई बात नहीं, आप इसे काटना मत, आप डायग्राम को वैसे ही रहने दो। उसमें एक चीज बीच में और ऐड होगी, तो वो मैं डिटेल में वैसे भी बताने वाली थी, तो मैं बता दूंगी, कटवाऊंगी नहीं, ठीक है। सुनो, तो इसीलिए इसे नर्वस रेगुलेशन बोला। और बेटा दूसरा होता है, बेटा अब तुम लोग ना ज्यादा वो मत करना, ओ मैम ये मैम, गलत नहीं है कुछ भी भाई, थोड़ा बीच में एक लाइन छूट गई है, किसी से भी छूट सकती है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। अब देखो रोने वाला साइन आने लग गया, मैंने कटवाया, मैंने कहा कि तुम काटो, मैंने कहा कि गलत है, नहीं ना, छूट गया है बीच में, कोई बात नहीं। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी बेटा नर्वस रेगुलेशन में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैम इसकी भी लोकेशन ब्रेन में ही होती है, और वो भी हाइंड ब्रेन में ही होती है बेटा, और इसकी लोकेशन होती है P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर बेटा, P फॉर पॉन्स, पॉन्स रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन। किसी को भी बेटा इस वाले टॉपिक में अभी तक कोई दुख दर्द समस्या, कोई भी दुख दर्द समस्या, कोई भी दुख दर्द समस्या, दोनों ही हाइंड ब्रेन में लोकेटेड है, इसीलिए नर्वस रेगुलेशन का पार्ट है, बट एक मेड्यूला रीजन में लोकेटेड है। और बेटा इनकी लोकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वन इज लोकेटेड इन द बेटा मेड्यूला रीजन एंड वन इज लोकेटेड इन द पॉन्स रीजन ऑफ द हाइंड ब्रेन। यस, न्यूमैटिक लिख दिया क्या, न्यूमोटैक्सिक, पता नहीं यार क्या हो रहा है, मेरे को तुम्हारी नजर लग गई है, दो नजर लगाओ बेटा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पीछे भी क्या न्यूमैटिक लिख दिया था क्या, नहीं सही है, चलो। यस, अब बेटा देखो, जिसका नाम ही है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वो है मेन, जैसे आप बेटा देखते हो ना, एक होता है मेन हेडक्वार्टर, मेन हेडक्वार्टर से सारी चीजें रेगुलेट होती है, बाकी हेडक्वार्टर की अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, बट वो ब्रांचेस मेन डिसीजन नहीं ले सकती। वो ब्रांचेस को कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो डिसीजन बता सकती है, पर उसको बताना किसको पड़ेगा, हेडक्वार्टर को बताना पड़ेगा, हेडक्वार्टर को बताएगी और हेडक्वार्टर वो चेंजेस करते हैं, ठीक है। आपका जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो इन सारे कीमो रिसेप्टर्स में या न्यूमोटैक्सिक सेंटर में सारी चीजों का हेडक्वार्टर जो है, इन सब में जो सबसे बड़ा है, जो सबसे अव्वल है, जिसके पास मेन कंट्रोल होता है, वो होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेन कंट्रोल, चाहे आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग का कंट्रोल हो, चाहे आपकी बेटा फोर्सफुल ब्रीदिंग का कंट्रोल हो, मेन कंट्रोल आपके ब्रीदिंग के रिदम को मेंटेन करने का रिदम सेंटर के पास होता है, उसके पास वो स्विच। अगर कोई भी चेंजेस किसी को भी करवाने हो, चाहे न्यूमोटैक्सिक को करवाने हो, चाहे कीमो रिसेप्टर्स को करवाने हो, उसको हमेशा सिग्नल किसको देना पड़ेगा, हेडक्वार्टर को, जिसके पास मेन स्विच है आपकी ब्रीदिंग में रिदम को चेंज करने की। समझ में आ रही है बेटा बात, यस समझ में आ रही है बेटा बात। तो मैं कह रही हूं RRC is the main center that regulates the rhythm of breathing, चाहे वो नॉर्मल ब्रीदिंग हो, चाहे वो फोर्सफुल ब्रीदिंग हो, ब्रैकेट में लिखते हैं नॉर्मल और फोर्सफुल, ठीक है। अरे धन्यवाद, इतने नजर बट्टू के साइन बना दे रहे हो, ठीक है बेटा, मैं मजाक कर रही थी। अपने स्टूडेंट से कभी नजर लग सकती है क्या बेटा, बताओ ना जरा, कभी लग सकती है क्या, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा तुम मेरे को नजर लगाओ, लगा तो नहीं रहे हो भाई, ज्यादा भरोसा तो नहीं। नॉर्मल या फोर्सफुल कि कोई भी ब्रीदिंग की नॉर्मल रिदम को RRC मेंटेन कर रही है। एनी चेंजेस इन द रिदम ऑफ ब्रीदिंग, रिदम या पैटर्न, इन द रिदम और पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, रिदम और पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग
is brought by breathing from any other center, from any other center is brought by signaling RRC, is brought by signaling RRC. ऐसा नहीं होता बेटा आपके घर में, अब पता नहीं कई घरों में पापा का चलता है, कई घरों में मम्मी लोगों का चलता है. मम्मियां नहीं बोलती है नहीं तेरे को अगर मूवी देखने जाना है तो पापा से बात करके जा, तेरे को अगर दोस्तों के साथ घूमना है पापा से बात करके जा, तेरे को पिज्जा मंगवाना है पापा से बात करके जा. तो भाई मेन जो सेंटर है वो पापा के पास है. अगर चेंजेस करवाने भी है कोई, आपको डिमांड करना भी है कोई, सिग्नल आपसे आ रहा है बट वो इंप्लीमेंट किसके थ्रू होगा बेटा, आरआरसी के थ्रू होगा. तो आरआरसी इज लाइक सम डैड्स, और किसी किसी के घर में मम्मा भी होती है, मेन हेडक्वार्टर. तो ये आपके उन्हीं फादर की जैसे हैं जिनके थ्रू बेटा सारी चीजें होंगी. इन्फॉर्मेशन कहीं और से भी आ सकती है बट उस इन्फॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करने का काम, ब्रीदिंग में कोई भी बेटा चेंजेस लाने का काम, डीप ब्रीदिंग करनी है, ब्रीदिंग फास्ट करनी है, ब्रीदिंग को स्लो करना है, वो सारी रेगुलेशन मेन हेडक्वार्टर आरआरसी से कंट्रोल होती है. बाकी नन ऑफ द अबव बड़े आए. हाँ समझ गए. अब बेटा न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है मैम. पहली बात तो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नोन एज स्विच ऑफ सेंटर. इसे स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं बेटा. इसे स्विच ऑफ सेंटर क्यों बोलते हैं मैम, इट इज नोन एज स्विच ऑफ सेंटर. स्विच ऑफ की स्पेलिंग गलत है, अभी मेरे को देखते देखते दिख गया, मौत आ रही है. SWITCH, स्विच ऑफ सेंटर. स्विच ऑफ सेंटर क्यों बोलते हैं, इट अपॉन एक्टिवेशन reduces the duration of inhalation, it reduces the duration of inhalation, but खुद से नहीं कर सकती, by signaling RRC, by signaling RRC. इसका मतलब क्या होगा बेटा, एक चीज देखना, मैंने न्यूमोटैक्सिक सेंटर को बोला कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर को बोला जाता है स्विच ऑफ सेंटर. इसे स्विच ऑफ सेंटर क्यों बोलते हैं, जब जब बेटा ये सिग्नल देता है, ये सिग्नल तो हमेशा आरआरसी को देगा बट किस चीज के लिए सिग्नल देगा, ये कहेगा इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम कर दो. बेटा इसे स्विच ऑफ सेंटर इसीलिए बोला क्योंकि इनहेलेशन का जो टाइम है ना उसे कम करने के लिए कहता है, इनहेलेशन का जो ड्यूरेशन है उसको कम करने के लिए कहता है, बट खुद से नहीं कर सकता. इनहेलेशन की ड्यूरेशन को ये कम करवा सकता है बाय आरआरसी को सिग्नल देके. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलेगा इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम कर दो, ठीक है, इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम कर दो. तो मुझे एक बात बताओ, जब जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होगा आप फास्ट ब्रीदिंग करोगे या स्लो ब्रीदिंग करोगे, इतना बता दो. वेरी गुड प्रियांशी. बाय सिग्नलिंग का मतलब है कि उसको सिग्नल देगा यार, उसको सिग्नल देगा यार. यस समृद्धि, जल्दी 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 बताओ, फास्ट ब्रीदिंग या स्लो ब्रीदिंग. एक बच्चा पूछ रहा है क्यों भैया, जब आपको फास्ट ब्रीदिंग करने की जरूरत है तब ये एक्टिवेट हो रहा है ना, इसी की वजह से फास्ट ब्रीदिंग है. जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है कि ब्रीदिंग फास्ट हो जाए, क्योंकि टाइम कम कर दिया तो बेटा फास्ट हो जाएगी ना, रेट फास्ट हो जाएगा. जब आपको चाहिए भैया ज्यादा 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 जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आए, तो फास्टर ब्रीदिंग करवाने के लिए आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब एक्टिवेट होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर आरआरसी को सिग्नल देता है, कहता है ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को कम कर दो, क्योंकि आप ही के पास पूरा इंचार्ज है, आप ही ब्रीदिंग के रिदम को कंट्रोल कर रहे हैं. तो एक काम कीजिए, आप ही इनहेलेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस कर दीजिए ताकि फास्ट ब्रीदिंग हो पाए. बेटा किसी को कोई समस्या, केमिकल रेगुलेशन को हम कल पढ़ेंगे बट उसका जो कंप्लीट फ्लो चार्ट है ना बेटा, उससे मुझे बना लेने दो,
ताकि कल ना वहां से कंटिन्यू कर पाए। वो इनकम्प्लीट थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, तो उसको मैं एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। डन डन आ डन डन। ठीक है, आज हम ना बेटा केमिकल कीमो, और बस चैप्टर में बस डिसऑर्डर्स बच गए हैं, तो कल हम कीमो रेगुलेशन, डिसऑर्डर्स और हमारा तपस्या सीरीज जो हमारी सेकंड होने वाली है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, बढ़िया तरीके से बेटा पढ़ के आना। डिसऑर्डर सिर्फ 3 है, इस चैप्टर के डिसऑर्डर्स बहुत कम है, 3 डिसऑर्डर्स है, फटाफट से हो जाएंगे। आई थिंक फर्स्ट 40 मिनट्स में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट बेटा ऑलमोस्ट 1 आवर में वी विल ओनली एंड ओनली डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, चलेगा ना। चलो, इसका एक फ्लो चार्ट बना लो बस, जो थोड़ा सा मैंने आपसे कटवाया नहीं, लेकिन ये पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट है। कीमो रेगुलेशन में एक्चुअल में बेटा ऐसे लिखना चाहिए, मेरे से थोड़ी सी लिखने में ना, कीमो रेगुलेशन यानी कि केमिकल रेगुलेशन बेटा, कीमो रेगुलेशन यानी केमिकल रेगुलेशन, है ना। इसके फ्लो चार्ट को ऐसे लिखना होता है। एक होते हैं आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में बेटा ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा हमें लिखना है जो आपने वो एरोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज लिखी हुई थी, उनको एक्चुअल में ना बोला जाता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। तो ज्यादा स्पेस हमें राइट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में हमें ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए बेटा। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स में एक्चुअल में वो होते हैं जो आपने पढ़ा था ना, आयोटिक बॉडीज और आपने पढ़ा बेटा कैरोटिड बॉडीज। हमें जो मेजर चीजें लिखनी है वो हमें इन दोनों के लिए, इसमें भी लिखना है लेकिन इसके लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 चीजें लिखनी है बेटा। ठीक है, इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज मैं आप लोगों को इसके आगे बेटा कंटिन्यू नहीं करके बता रही हूँ। इसे आप नोट कर लीजिए बस, इसे आप नोट कर लीजिए बस, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअल में कीमो रेगुलेशन में ना 2 पहले से, एक सेंटर पे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। मैंने डायरेक्टली बेटा आयोटिक बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज बना दिया। ठीक है, जो लोग पीडीएफ से पढ़ते हैं उनके लिए खास करके बेटा मैं इस चीज को वो चलो रहने दो, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जो पीडीएफ से पढ़ते हैं, डिटेल्ड फ्लो चार्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, क्योंकि कई महान बच्चे होते हैं जो सिर्फ पीडीएफ से पढ़ते हैं, फिर उनको ना समझ नहीं आता है, मैम आपने वहां तो कुछ बताया और यहाँ कुछ बताया। नहीं, लैंडस्केप में करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल कर सकते हो बेटा। तो उनके लिए बेटा ये लिखना जरूरी है, आप तो क्लास में पढ़ते हैं ना, यही बस इंपॉर्टेंस होती है क्लास में पढ़ने की। कभी कभार कुछ कुछ चीजें ऐसे लिख दो तो पीडीएफ से समझ नहीं आती है, बट ऐसे आपको समझ में आ जाएगा बेटा। एक ना मैं ऑनेस्ट आप लोगों से ओपिनियन चाहती हूँ, आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बेटा अपने रिव्यू और अपने फीडबैक बताइएगा कि आपको जेन्युइनली जो मैंने इतने सारे डायग्राम्स कोशिश किया ना 10 तरीके से आपको एक टॉपिक को समझाऊं, आप लोगों को टॉपिक समझ में आया कि नहीं, अपना फीडबैक जरूर बताइएगा बेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना हाउ डिड यू एंजॉय दी लेक्चर। आज का लेक्चर हम यहीं तक का रखते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग कल करेंगे और डिसऑर्डर्स भी कल पढ़ेंगे और कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फुल चैप्टर रिवाइज करके आना, बिकॉज कल होने वाली है तपस्या, तपस्या से नहीं रहेगी कोई समस्या, तपस्या सीरीज हम कल करेंगे। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों, आप लोग क्लास में आए, आप लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई की, और जिन लोगों ने भी स्पैमिंग की उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, चलो वीडियो कॉल कल जब समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगी वीडियो कॉल करने की, आज तो बेटा नहीं, अगली क्लास अटेंड करो। वीडियो कॉल क्या बेटा, सामने से मिलना, जब सिलेक्शन होगा पार्टी करेंगे, चाय पार्टी सामने से मिलेंगे। हाँ, सॉन्ग में सुना देती हूँ, जो गाना मेरे को अभी याद आ रहा है वही गाना आप लोगों को सुना देती हूँ। ठीक है गला बेटा मेरा उतना ठीक नहीं है तो डोंट जज मी। सामने बेजा तकदा जावा, यार लिरिक्स गलत हो जाएगी बेटा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, थोड़े लिरिक्स देख लेती हूँ।
सामने बह जा तकदा जाऊं, अखियों में तेरे गुम हो जाऊं, मुझे ढूंढे ना फिर कोई, मंगा यही दुआवा मैं, चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू ना भूल पावा, तेनू ना भूल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा, सामने बह जा तकदा जावा, अखियां में तेरी गुम हो जाऊं, मुझे हिंदी इंग्लिश हिंदी पंजाबी मिक्स हो गई, ठीक है, मंगा यही दुआवा मैं, चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू ना भूल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑल बेटा सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। धन्यवाद, आई लव यू ऑल बेटा, थैंक यू, बाय बाय।